रिया शर्मा कमरे से बाहर निकली और उसे याद आया कि वह हर दिन अपनी दादी से नहीं मिल पाएगी और उनका ख्याल नहीं रख पाएगी। उसने परेशान होकर नीचे देखा और चुप रही। रोहन खुराना ने अपनी जेब में हाथ डाले और रिया शर्मा के पीछे से घमंड से कहा, रिया शर्मा, दिन में सपने मत देखो। मैं सिर्फ इसलिए चुप रहा क्योंकि हम तुम्हारी दादी के साथ थे। हमारे बीच ये नामुमकिन है। मैं याओ याओ के साथ हूँ। रिया शर्मा ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन उसने आराम से जवाब दिया, ओह, तुम्हें ऑल द बेस्ट। रोहन खुराना की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह एक बड़ा कदम आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से से चिढ़ाया, रिया शर्मा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे अपनी दादी को यह नहीं बताने देती कि मैं याओ याओ के साथ हूं और अब तुम हमें ऑल द बेस्ट कह रही हो। तुम कब मजाक करना बंद करोगी? रिया शर्मा का दुनिया को देखने का नजरिया खराब हो गया था। चालें चल रही हैं। उसकी कौन सी आंखों ने उसे चाले चलते देखा? वह खुद में इतना मगन है। जैसा चाहो सोचो, जब तक तुम खुश हो। रिया शर्मा मुड़ी और उसके पास से गुजरना चाहती थी, लेकिन रोहन खुराना ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर वे दोनों खींचतान और धक्का मुक्की कर रहे थे। रिया शर्मा, आज ये साफ कर दो। रिया शर्मा अचानक खड़ी हुई और अपनी खूबसूरत भौहें उठाईं। उसने रोहन खुराना को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दी और उसे पीछे देखने का इशारा किया। रोहन खुराना पहले तो रिया शर्मा की मुस्कान देखकर हैरान रह गया। फिर उसे एक अजीब सा माहौल मिला। उसने मुड़कर देखा तो सिया शर्मा उसके पीछे दुखी नजरों से खड़ी थी। याओ याओ, मेरी बात सुनो। सिया शर्मा की दुखी नजरों को देखकर रोहन खुराना तेजी से दौड़ा। सिया शर्मा ने मुंह बनाया और जाने के लिए मुड़ी। रोहन खुराना उसके पीछे भागा। ये ड्रामा देखकर रिया शर्मा ने ठंडी मुस्कान दी। फिर वह सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए मुड़ी। किंकी, तुम यहाँ आ ही गई हो तो बस यहीं रुको और साथ में डिनर करो। कामिनी ने देखा कि ऊपर क्या हुआ। वह शांति से रिया शर्मा के सामने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ चली गई। कोई बात नहीं, मैं पहले वापस जाऊंगी, रिया शर्मा ने मना कर दिया। फिर सिया शर्मा नीचे आए। उसका दुखी चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई सोचेगा। उसके चेहरे पर मासूमियत और सच्चाई थी जब उसने कहा, बहन, हम 3 साल से नहीं मिले हैं। बस रुको और हमें एक परिवार की तरह इकट्ठा होने दो। वह चुपचाप खड़ी रही और कामिनी को एक ऐसी मुस्कान से देखा जो असल में मुस्कान नहीं थी। कामिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने माँ बेटी की जोड़ी के साथ नाटक नहीं किया तो वे उसे जाने नहीं देंगे। याओ याओ, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? बहन किंकिंग तुम्हें पसंद नहीं करती थी। ये सब तुम्हारी गलती है। जल्दी करो, उसे चाय दो और उससे माफी मांगो, कामिनी ने कहा और नौकर जल्दी से एक कप चाय लाया और सिया शर्मा को दे दी। याओ याओ, सिया शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के चाय का कप संभाल लिया। जबकि रोहन खुराना उसे दर्द और दया से देख रहा था। उसे नहीं लगा कि सिया शर्मा की कोई गलती थी, इसलिए उसे यह बुरा लगा कि सिया शर्मा ने रिया शर्मा को जगह देने के लिए इतनी बड़ी छूट दी। सिया शर्मा ने रोहन खुराना को दिलासा देते हुए देखा और रिया शर्मा के पास गई। बहन, गुस्सा मत हो, ये सब मेरी गलती है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। रिया शर्मा हल्के से मुस्कुराए। उसने शर्म में मना नहीं किया बल्कि चाय ले ली। जब वह चाय के कप तक पहुंची तो सिया शर्मा ने जानबूझकर चाय का कप पलट दिया और चाय उसके हाथ पर गिर गई। छी! सिया शर्मा ने घबराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि किसी को पता न चले कि वह दर्द में है। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। चैप्टर 22 काउंटर अटैक। चैप्टर 22 काउंटर अटैक। याओ याओ, कामिनी और रोहन खुराना आगे बढ़े और सिया शर्मा को घेर लिया। रोहन खुराना ने सिया शर्मा का घायल हाथ अपनी हथेली पर रखा और धीरे से पूछा, याओ याओ, कहाँ हुआ? इससे पहले कि वह पूछ पाता, क्या दर्द हुआ? सिया शर्मा के चेहरे पर गर्म पानी के छींटे पड़े और कुछ चाय की पत्तियां भी डाल दी गईं। मौके पर मौजूद हर कोई इस अचानक हुई घटना से हैरान था। एक नौकर था जिसने सिया शर्मा को देखा। उन्होंने सिया शर्मा को चीखते हुए सुना जैसे उसे डर हो कि इससे उसका चेहरा खराब न हो जाए। उसके चेहरे पर किया गया हल्का मेकअप धुंधला हो गया था और चेहरे पर चाय की पत्तियां लगी होने के कारण वह जिस तरह दिख रही थी वह मजेदार था। एक नौकर भी था जिसने अपना मुंह ढक लिया और चुपचाप हंसने लगा। रिया शर्मा, तुम कोई भी कितना भी मजबूत क्यों न हो, जब उसकी बेटी पर चाय के कप के छींटे पड़े तो वह शांत नहीं रह पाएगा। कामिनी उसे घूर रही थी और दांत भींचकर बोल रही थी, आंटी ली, मैंने क्या किया? तुम बहुत गुस्सैल हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया शर्मा एक कदम आगे बढ़ी और अपनी खूबसूरत आंखों से मासूमियत से कामिनी को देखा। वह सीधे सीधे अपना मैसेज भेज रही थी, कामिनी, यहाँ बहुत सारे बाहरी लोग हैं।
अपना मास्क उठाओ और अपनी इमेज का ख्याल रखो। कामिनी के मुंह से खून निकलने ही वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद वह एक जवान लड़की से हार जाएगी। हालांकि एक्सपीरियंस मायने रखता है। उसने जल्दी से कुछ आंसू बहाए और रोते हुए कहा, किंग किंग, तुम याओ याओ के साथ ऐसा क्यों करती हो? अगर तुम हमसे नाखुश हो तो मेरे पास आओ। उसकी आवाज ने स्टडी रूम से राजेश शर्मा को अपनी ओर खींच लिया। राजेश शर्मा सीढ़ियों से नीचे भागा और यह सीन देखा। उसने तुरंत डांटा, रिया शर्मा, तुम ये क्या गड़बड़ कर रही हो? तुम्हें आंटिल्ली और याओयाओ को बुली करने किसने दिया? रिया शर्मा ने बहुत पहले ही अपने पिता से उम्मीद छोड़ दी थी। वह जितनी ठंडी और अलग थलग थी, उसकी मुस्कान उतनी ही खुश लग रही थी। डैड, आंटी ली ने याओयाओ से मुझसे माफी मांगने को कहा और कहा कि यह सब याओयाओ की गलती है। मैंने सोचा कि अगर याओयाओ की गलती है तो एक बहन होने के नाते मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा ताकि वह कुछ नया कर सके। रिया शर्मा की बात सुनकर राजेश शर्मा के पास शब्द नहीं थे। उसका शरीर अकड़ गया और उसने कामिनी को देखा, फिर सिया शर्मा को। आखिर में वह बस एक गहरी आह ही निकाल सका। रिया शर्मा खुशी से मुड़ी और फिर कामिनी को देखा। आंटी ली, आप किस जमाने में जी रही हैं? आप अभी भी टेबल के नीचे वो चालें क्यों चल रही हैं? एक्टिंग की बात करें तो आंटी ली तो भूल ही गई कि मैं मुंबई फिल्म अकेडमी से हूं, मुझे भी इंडस्ट्री समझ में आती है। फिर रिया शर्मा ने चाय का कप कामिनी के सामने किया और मुस्कुराए। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां सबको दुखी कर दिया है, इसलिए मैं जाती हूं। ये चाय का कप, आंटी ली प्लीज इसे वापस ले लें। कामिनी इतनी गुस्से में थी कि उसका मन कर रहा था कि रिया शर्मा के चेहरे पर 2 थप्पड़ मार दे, लेकिन वह इतनी बेमतलब की बात नहीं करेगी। यह उसकी गलती थी कि उसने रिया शर्मा के साथ अपनी हिफाजत कम कर दी। उस दिन रिया शर्मा ने जो भी किया, उसने गारंटी दी कि वह 1 हफ्ते के अंदर बदला लेगी। कामिनी ने अपने दिल में गुस्सा दबाते हुए आंसू पोंछे। उसने रिया शर्मा के हवा में उठाए चाय के कप को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अपना सिर नीचे किया, लेकिन पाक रिया शर्मा ने उसका हाथ छोड़ दिया और चाय का कप जमीन पर टुकड़ों में बिखर गया। रिया शर्मा। 2 धीमी आवाजें थीं। एक राजेश शर्मा था और दूसरा रोहन खुराना। रिया शर्मा बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकलते हुए मुस्कुराए। जैसे ही रिया शर्मा गई, पति वो कामिनी राजेश शर्मा की बाहों में रो पड़ी। जंग सी बहन वो सिया शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। अध्याय 23 रोहन खुराना, चलो अपनी सगाई रद्द करते हैं। अध्याय 23 रोहन खुराना, चलो अपनी सगाई रद्द करते हैं। रिया शर्मा घर से बाहर निकली और पीछे से एक परेशान आवाज सुनी, रिया शर्मा वहीं खड़ी रहो। रिया शर्मा मजबूती से खड़ी हुई और मुड़ी। रोहन खुराना गुस्से से पीला पड़ गया था। उसने सिया शर्मा को अपमानित किया और उसे गुस्से से जलना चाहिए था। वह शायद सिया शर्मा की ओर से अपना गुस्सा निकालने के लिए वहां था। रोहन खुराना वास्तव में गुस्से में था, लेकिन ये पहले से ही निंग परिवार का मामला था, इसलिए उसके लिए कोई भी टिप्पणी करना असुविधाजनक था। हालांकि उसने अपनी आंखों से देखा कि वह कितनी व्यंग्यात्मक थी। सिया शर्मा केवल रो सकती थी जब उसे धमकाया जाता था। रिया शर्मा इतनी दुष्ट क्यों हो गई? रिया शर्मा, तुमने आंटी ली और याओयाओ को क्यों बेइज्जत किया? मैंने कहा कि मुझे पहले याओयाओ से प्यार हुआ था। पिछले 3 साल से जब वह स्टेट्स में थी तो वह मुझे रिजेक्ट करती रही। मैं ही था जो हर बार उससे मिलने आता था। वह भी मुझसे प्यार करती है। वह सब्र से सब्र रखती है और अब तक तुम्हारे लिए छिपी रही। तुम इतनी पवित्र और मासूम लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हो? रिया शर्मा हंसना चाहती थी और उसने हंसी भी निकाली। बेरहम, उसने यह एडजेक्टिव उस पर इस्तेमाल किया। सिया शर्मा, पवित्र और मासूम। वह बता सकती थी कि रोहन खुराना पूरी तरह अंधा हो गया था। सिया शर्मा सगाई तय होने के 3 साल बाद ही स्टेट्स गई थी। अगर सिया शर्मा स्टेट्स नहीं जाती तो वह पवित्र कमल होने का नाटक कैसे कर सकती थी? अगर वह स्टेट्स नहीं जाती तो वह कैसे चाले चल सकती थी और उसे बार बार स्टेट्स आने के लिए कैसे लुभा सकती थी? रिया शर्मा को खुद को मजाकिया लगा। 3 साल पहले जब उसकी और रोहन खुराना की सगाई हुई थी तो उसके तुरंत बाद उसे और उसकी मां को घर से निकाल दिया गया था। वह एक बार जू के घर गई थी। उसी समय रोहन खुराना की मां ने उसे बेइज्जत किया था। वह उसके साथ ठंडा बर्ताव करता था और इसलिए वह उससे जुड़ना नहीं चाहती थी और उस पर सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों से कनेक्शन बनाने का इल्जाम नहीं लगना चाहती थी। इसलिए पिछले 3 सालों में उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह अपनी मां की देखभाल के लिए पैसे कमा रही थी तो रोहन खुराना सिया शर्मा को डेट करने के लिए स्टेट्स चला गया था। वह कुछ दिन पहले ही एक यंग मॉडल के साथ सो रहा था।
क्या वह अब भी वही लड़का था जो उसकी याद में प्यार करने वाला और शर्मीला था? रिया शर्मा सीधी खड़ी हुई और हल्की सी मुस्कुराए, अगर मैं बुरी नहीं होती तो सिया शर्मा की मासूमियत इतनी साफ कैसे दिखती। मुझे अकेला छोड़ दो, ये बहुत अच्छा है कि तुम अच्छी तरह से रह रहे हो। मैं राजकुमार और राजकुमारी की जोड़ी को बधाई देने के लिए ताली बजाऊंगा। तुम एक अच्छे मैच हो। तुम। रोहन खुराना ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसने रिया शर्मा की तरफ देखा जो हर चीज को बहुत हल्के में देख रही थी। उसका क्या मतलब था? क्या उसे उसे समझाने और रुकने के लिए मिन्नतें नहीं करनी चाहिए थी? क्या उसे उसे दूसरी औरतों के पास धकेलने की लत लग गई थी? वह सोचती थी कि वह उसके लिए क्या है। जैसे ही उसे अपनी दादी के कमरे में उसका परेशान चेहरा याद आया, उसे अच्छा लगा। रिया शर्मा, मुझे पता है कि तुमने इतने सालों से मुझसे प्यार किया है, लेकिन तुम जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बना सकती। मैं याओ याओ के साथ रहना चाहती हूँ। उसके लिए मुश्किल मत बनाओ। हम दोनों में से मुझे ही तुम्हारा एहसानमंद समझो। रिया शर्मा में हंसने की भी हिम्मत नहीं थी। उसे अचानक समझ नहीं आया कि 18 साल की उम्र में उसने उसके प्यार का इजहार क्यों मान लिया, उसने उसकी गार्डन डेट और सगाई क्यों मान ली। वह अच्छे और बुरे में फर्क भी नहीं कर पा रहा था। उसका घमंड भरा चेहरा। उसे लगा कि बस एक और नज़र बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर बाद रिया शर्मा बोली। उसकी धीमी आवाज में थकान का एहसास था, रोहन खुराना, चलो अपनी सगाई तोड़ देते हैं। रोहन खुराना का शरीर अकड़ गया। यह अजीब है। उसने ही कहा था कि वह सिया शर्मा के साथ है, लेकिन जब उसने सुना कि उसने अपनी सगाई तोड़ दी है, तो उसके दिल में एक दर्द हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर चाकू भोंक दिया हो और उसका दिल निकाल लिया हो। ऐसा लगा जैसे कोई जरूरी चीज बह रही हो। डॉट डॉट। उनके चेहरों पर ठंडी ठंडक थी और रोहन खुराना ने ऊपर देखा तो पाया कि बूंदाबांदी हो रही थी। घनी और भारी बारिश की बूंदों ने उनके कपड़े गीले कर दिए थे। ठीक है। उसकी गहरी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे उसके पेट से जबरदस्ती निकली हो। रोहन खुराना ने उसके चेहरे को ऐसे देखा जैसे कोई एक्सप्रेशन मिस न हो। प्लीज मुझे वह जैड ब्रेसलेट वापस दे दो जो जू परिवार से मिला था। मैं इसे याओ याओ को देना चाहता हूँ। ठीक है। रिया शर्मा ने सिर हिलाया। उनकी स्किन पर पड़ रही बारिश की बूंदें उतनी ही ठंडी थीं जितनी उस समय उसे अंदर से महसूस हो रही थी। जेड ब्रेसलेट जू परिवार का है। मैं इससे तुम्हें जरूर लौटा दूंगा। लेकिन मैं जेड ब्रेसलेट अपने साथ नहीं लाया। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा और तुम आकर ले जाना। रिया शर्मा ने ये कहा और रोहन खुराना के जवाब का इंतजार किए बिना जाने लगी। अध्याय 24। दो आदमी उसके लिए लड़ रहे हैं। अध्याय 24। दो आदमी उसके लिए लड़ रहे हैं। जैसे ही वह मुड़ी, एक काली छतरी ने अचानक उसे ढक लिया। फिर कुणाल के सुंदर चेहरे ने उसका स्वागत किया। वह मुस्कुराया और कहा, रिया शर्मा, आंटी निंग ने देखा कि आसमान अंधेरा हो गया है और बारिश हो रही है, लेकिन आप अभी तक वापस नहीं आई। वह चिंतित है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए यहाँ भेजा है। रिया शर्मा ने संकोच नहीं किया। ठीक है, चलो चलते हैं। उसने एक कदम बढ़ाया और उसने रोहन खुराना को अपने दांत भींचते और थूकते हुए सुना, रिया शर्मा, शाबाश। उसकी छोटी कलाई अचानक खींची गई। रिया शर्मा ने पलटकर देखा कि रोहन खुराना का सुंदर चेहरा पानी की बूंदों से ढका हुआ था। रिया शर्मा, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया। तुम्हें तो अपनी अगली वाली भी मिल गई। क्या तुमने आज ये सब तय किया और मेरे ब्रेकअप का इंतजार किया ताकि तुम सगाई तोड़ सको? रिया शर्मा, मुझे तुमसे बहुत नफरत है। रिया शर्मा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने अपना हाथ उठाया और गीले बालों की एक लटकान के पीछे कर ली। उसने शांत और प्यारी आवाज में कहा, रोहन खुराना, क्योंकि मैं तुम्हें नफरत करती हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। रोहन खुराना ने न सिर्फ हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उसकी कलाई को और भी जोर से पकड़ लिया। उसके जोर से उसकी कलाई लगभग टूट ही गई। रिया शर्मा, तुम बहुत अजीब हो। तुम में और एक प्रोस्टिट्यूट में क्या फर्क है? तुम सब एसटीज हो। रिया शर्मा को अपनी आंखों में एक गर्म लिक्विड महसूस हुआ। सिर्फ वही जानती थी कि एंटरटेनमेंट सर्कल में अपना जिस्म न बेचने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। वह उससे ऐसा कैसे कह सकता था? जैसे ही रिया शर्मा जवाब देने वाली थी, उसके कंधे पर एक हाथ था। कुणाल ने गुस्से में कहा, मिस्टर, यह एक सभ्य समाज है। प्लीज अपनी जबान पर काबू रखें। और उसने आपसे कहा कि उसे जाने दो। क्या आपने नहीं सुना? अगर नहीं सुना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाओ। रोहन खुराना ने कुणाल की सफेद शर्ट और जीन्स को गुस्से से घूरा और कहा, जब हम बात कर रहे हो तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि वह कितनी महंगी है? क्या तुम उसे अफोर्ड कर सकते हो? तुम पाक
रोहन खुराना के चेहरे पर दर्द होने लगा। पता चला कि रिया शर्मा ने उसे थप्पड़ मारा था। रोहन खुराना ने अपनी तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि चीख कहां से आई या किसने उसका हाथ पकड़ा था। उसे बस इतना पता था कि वह कंफ्यूज है। उसने मुड़कर रिया शर्मा को अपनी लाल आंखों से देखा और उसका गला घोंटकर मार डालना चाहता था। लेकिन जब उसकी नज़र रिया शर्मा से मिली तो वह अकड़ गया, क्योंकि उसके सामने वाली लड़की की नाक लाल थी। वह रोई। रिया शर्मा ने उस पल का फायदा उठाया। रोहन खुराना हैरान रह गया और उसने उसका हाथ झटक दिया। जाने से पहले उसने धीरे से कहा, रोहन खुराना, मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हें कभी जान ही न पाऊं। रिया शर्मा। रोहन खुराना को लगा कि उस पर किसी का साया है। उसने अचानक एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और फिर से उसकी कलाई खींच ली। उसकी आंखों में घबराहट सी दौड़ गई। नहीं, मत जाओ, कुणाल ने उसकी मत जाओ बात काट दी। कुणाल ने उसे धक्का दिया और कहा, तुम इतने चिपके क्यों हो? तुम पहले रिया शर्मा के लिए चाहे जो भी थे, अब तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। जब रोहन खुराना ने सुना उसके लिए कुछ भी नहीं, तो उसके दिल में तेज दर्द हुआ। उसने रिया शर्मा को खींचा और उसे अपनी बाहों में लेना चाहा। वह कुणाल को घूरने लगा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। हमारे बीच आने की हिम्मत मत करना, वरना मुझे अच्छा न होने का इल्जाम मत देना। कुणाल जवान और गुस्सैल था। ऊपर से वह उस इंसान के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जिसे वह पसंद करता था। चलो। फिर वह और रोहन खुराना एक दूसरे को खींचने और धक्का देने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे लड़ने वाले हैं। अध्याय 25। सिया शर्मा, आपके पास बस इतना ही है। अध्याय 25। सिया शर्मा, आपके पास बस इतना ही है। रोहन खुराना, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? जाने दो। रिया शर्मा उन्हें रोकने गई, लेकिन वे लोग ज्यादा मजबूत थे। रोहन खुराना ने हाथ हिलाया और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसने एक बैकपैक ले रखा था और पट्टा ढीला हो गया और कुछ पानी के एक कुंड में गिर गया। रिया शर्मा चौंक गई। ये घड़ी है, वह घड़ी जो होटल में आदमी पीछे छोड़ गया था। रिया शर्मा हैरान थी, फिर भी नाराज थी। वह घड़ी उठाने की जहमत नहीं उठा सकी, लेकिन सिया शर्मा को घूरा। उसने व्यंग्य किया, सिया शर्मा, आपके पास बस इतना ही है। आपका आदमी मेरे लिए लड़ रहा है और आप बस किनारे से देख रही हैं। रोहन खुराना रिया शर्मा की आलोचना करने के लिए भागा तो सिया शर्मा एक तरफ खड़ी हो गई और गर्व से देखने लगी। जब वह रोहन खुराना का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ी, तब भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी आंखें सिर्फ रिया शर्मा को देख रही थीं। यह ऐसा था जैसे 12 साल पहले उसकी नज़रें हमेशा रिया शर्मा पर टिकी रहती थीं। जब रिया शर्मा हंसती थी तो वह हंसता था, जब रिया शर्मा उदास होती थी तो वह खा नहीं पाता था। वह इतने सालों तक रिया शर्मा के लिए एक नौकरानी की तरह थी और उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। नहीं, वह दोबारा ऐसा नहीं चाहती थी। उसने बहुत कोशिश की और आखिरकार रोहन खुराना को अपने हाथ में ले लिया। रोहन खुराना उसका था। वह जू के परिवार की लेडी बनने वाली थी। रिया शर्मा की मजाक उड़ाने वाली बातों ने उसे ताना मारा, लेकिन साथ ही उससे याद भी दिलाया। सिया शर्मा बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। जैसे ही कुणाल ने मुट्ठी उठाई, उसने उसे रोहन खुराना को मारने से पहले ही रोक दिया। वह डरी हुई लग रही थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। वह एक ऐसी लड़की थी जो प्यार के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार थी। जुंक्सी को चोट मत पहुंचाओ, अगर तुम चाहो तो मुझे मारो। कुणाल ने देखा कि एक लड़की उसके हाथ को रोकने आए और वह समय रहते पीछे हट गया। सिया शर्मा को महसूस हुआ कि उसके पीछे वाला आदमी अभी भी वापस लड़ना चाहता था। उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और कमजोर होकर रोहन खुराना की बाहों में गिर गई। रोहन खुराना ने उसे गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जबकि सिया शर्मा उसे प्यार से देख रही थी। रोहन खुराना फिर से हैरान रह गया। जिसने समझदारी खो दी थी, वह अचानक असलियत में वापस आ गया। उसने क्या किया? वह रिया शर्मा जैसी औरत के लिए किसी और से क्यों लड़ेगा? उसे याद आया कि कैसे सिया शर्मा ने उसे बचाया था। वह दिल को छू गया और सिया शर्मा को अपनी बाहों में भर लिया। वह उसके चेहरे को चूमने के लिए आगे झुका। बेवकूफ, जब आदमी लड़ रहे थे तो तुम भाग कर क्यों आए? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो मुझे कितना दुख होता है। सिया शर्मा ने रोहन खुराना की गर्दन पकड़ी और हंसी। उसने कहा, मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देती। अगर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाता तो मैं और जीना नहीं चाहती। रोहन खुराना अंधा हो गया था। उसे लगता था कि रिया शर्मा गंदी और बेरहम है और उसे लगता था कि सिया शर्मा बहुत प्यारी है, इसलिए वह फिर से उसके प्यार में पड़ गया। दूसरी तरफ जब रिया शर्मा घड़ी उठा रही थी तो कुणाल उसके सामने दौड़ा। उसने अपनी आस्तीन से पानी पोंछा और वह डर गई कि घड़ी अब हिल नहीं रही है।
रिया शर्मा बस रोना चाहती थी। वह बता सकती थी कि घड़ी बहुत महंगी थी। उसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किल में थी। अगर घड़ी का मालिक फोन करता तो वह उन्हें हर्जाना कैसे देती। वह उठी और ध्यान से घड़ी अपने बैग में रखी। फिर उसे बिना किसी प्लान के आगे बढ़ना पड़ा। वह घड़ी को वर्कशॉप में भेजेगी और देखेगी कि क्या इसे रिपेयर किया जा सकता है। कुणाल, तुम ठीक हो? घटना में मासूम शामिल था और रिया शर्मा कुणाल से बस माफी मांगते हुए पूछ सकती थी। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं ठीक हूं, चलो चलते हैं। ठीक है। कुणाल ने अपना छाता उठाया जबकि रिया शर्मा उसके पीछे गई, लेकिन उसने रोहन खुराना की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। अध्याय 26 आज रात मैं रुकूंगा। अध्याय 26 आज रात मैं रुकूंगा। रोहन खुराना की आंखों के कोने रिया शर्मा की हरकत पर केंद्रित थे। उसने देखा कि उसने उसे अनदेखा किया और चली गई। उसका सीना फिर से ऊपर नीचे हो रहा था। फिर उसने सिया शर्मा को अपने आलिंगन में धीरे से कहते सुना, जुनक्सी, क्या मेरी बहन किसी अमीर बॉयफ्रेंड के साथ मिल गई है? वह स्विस घड़ी एक 18 के सफेद सोने की विंटेज घड़ी है। ये पूरी दुनिया में ऐसी एकमात्र घड़ी है। 2 साल पहले मैंने इसे एक बार जिनेवा में एक नीलामी में देखा था। मैंने सुना है कि यह $5 मिलियन की ऊंची कीमत पर बिकी थी। रोहन खुराना की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपने होठों के कोने को एक ठंडी मुस्कान में उठा लिया। उसने कुछ ठीक पहले कहा था कि उसने रिया शर्मा को छोटा समझा था। वह औरत कितनी गंदी थी। वह खुद को प्रभावशाली लोगों और एक जवान खूबसूरत आदमी से जोड़ती थी। वह कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उससे परेशान नहीं हो सकती थी। रोहन खुराना ने सिया शर्मा को गोद में उठाया और रिया शर्मा का खूबसूरत चेहरा अपने दिमाग से हटा दिया। उसने नजरें नीची की और धीरे से सिया शर्मा को देखा। याओ याओ, जब तुमने मेरे लिए वह मुक्का रोका तो क्या तुम डरी हुई थी? सिया शर्मा ने अपने गुलाबी होंठ काटे और मासूम सी लग रही थी। मैं डरी हुई थी, लेकिन तुम ही मेरे सब कुछ हो। मुझे तुम्हें बचाना है। मुझे पता है कि तुम मेरी बहन से नाराज हो क्योंकि वह अचानक डेटिंग कर रही है, लेकिन वह तुम्हारी बात नहीं सुनती। आखिर में वह फिर भी चली गई। मुझे बहुत दुख है। सिया शर्मा ने समझदारी दिखाई कि उसने यह नहीं बताया कि रोहन खुराना ने उसे नजरअंदाज किया, और न ही उसने पूछा कि रोहन खुराना लड़ क्यों रहा था। उसने तो उसके लड़ने के मकसद को भी ऐसे मोड़ दिया कि वह इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे परवाह थी। रोहन खुराना को बुरा लगा और वह दोषी महसूस कर रहा था। भले ही वह यह मानने को तैयार न हो, लेकिन वह सच में इसलिए लड़ पड़ा क्योंकि उससे जलन हो रही थी। उसे जलन हो रही थी। रोहन खुराना ने सिया शर्मा को और भी प्यार भरी नजरों से देखा और वह हंस पड़ा। चलो उसे भूल जाते हैं। हमने पहले बात की थी और अपनी सगाई तोड़ दी थी। याओ याओ, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। या शायद हम किसी होटल में जा सकते हैं। सिया शर्मा बहुत खुश थी। सगाई तोड़ना पहला कदम था। अगले कदम के लिए वह चाहती थी कि रोहन खुराना उसे प्रपोज करे। वह शर्मा गई और उसने अपने हाथ से उसका मुंह ढक लिया। वह फ्लर्ट करने वाले अंदाज में बड़बड़ाए, बिल्कुल नहीं, हमने अभी शादी नहीं की है। माँ ने मुझसे कहा था कि लड़कियों को खुद से प्यार करना चाहिए। वह रोहन खुराना को इतनी आसानी से नहीं देगी। एक औरत का शरीर हमेशा ट्रम्प कार्ड रहेगा। ये जितना आसान था, एक आदमी उतना ही कम जानता था कि उसकी कद्र कैसे करे। सिया शर्मा, जो अपने शरीर से प्यार करती थी, रोहन खुराना को बेचैन कर रही थी। जैसे ही वे शैले की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वह सिया शर्मा को नीचे उतारने और उसके शरीर को अपनी बाहों में लेने का इंतजार नहीं कर सका। फिर उसने उसे दीवार से सटा दिया। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें किस करने दो। रोहन खुराना ने सिया शर्मा के लाल होठों को किस किया। रिया शर्मा और कुणाल चल रहे थे, तभी कुणाल ने उसकी छाती थपथपाई और कहा, रिया शर्मा, चिंता मत करो। अगर वह इंसान तुम्हें फिर से परेशान करे तो आकर मुझे ढूंढ लेना। मैं तुम्हारे लिए उसे पीटूंगा। रोहन खुराना ने पहले उससे बेइज्जत किया था, जबकि कुणाल, जो एक अजनबी था, उस पर यकीन कर सकता था। रिया शर्मा को बहुत बुरा लगा। हालांकि यह एक रिश्ते से अलग था। इससे पहले कि कुणाल उसके प्यार में बहुत ज्यादा डूब जाए, उसे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। रिया शर्मा रुकी और कुणाल की तरफ देखा। कुणाल, वह आदमी असल में मेरी मंगेतर थी। हालांकि हमने अपनी सगाई तोड़ दी, लेकिन मैं एक नया रिश्ता नहीं अपना सकती। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो। बाहर कई अच्छे ऑप्शन हैं। तुम इससे बेहतर के लायक हो। कोंग याओ हैरान रह गया और वह साफ तौर पर उसकी बात समझ रहा था। उसने अपना सिर छुआ और हंस दिया। रिया शर्मा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और यह मेरा मामला है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
मैं तुमसे मुझे स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी जब तुम्हें कोई समस्या होगी तो मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। चैप्टर 27 सर लू का फोन कॉल। चैप्टर 27 सर लू का फोन कॉल। रिया शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुणाल ने कहा कि वह कुछ नहीं मांग रहा है, इसलिए अगर वह कुछ और कहेगी तो वह बेमतलब और बेरहम लगेगी। शायद कुणाल को सबसे ज्यादा समय चाहिए था। ठीक है कुणाल, थैंक यू, मैं स्कूल वापस जाना चाहती हूँ। बाय बाय। कुणाल की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे उसके स्कूल वापस भेज दे, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसे घिन आएगी। उसने जो सोचा था उसके हिसाब से रिया शर्मा एक पक्के इरादे वाली लड़की थी और उसे उसका परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने छाता रिया शर्मा को दिया। बहुत तेज बारिश हो रही है, छाता अपने साथ ले जाओ। कोई बात नहीं, मेरा स्कूल बहुत पास है, तुम्हें छाते की ज्यादा जरूरत है, मैं चलती हूँ। कुणाल के जवाब देने से पहले ही रिया शर्मा दौड़ने लगी। रिया शर्मा सड़क पर चल पड़ी। रास्ते में बहुत सारी दुकानें थीं, इसलिए वह बारिश से बचने के लिए छज्जे के सहारे चल पड़ी। वह कुणाल का ऑफर मानकर उसे उम्मीद नहीं दे सकी। हालांकि उसने कहा कि उसे उसके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके हिसाब से बिना पैसे चुकाए एक अच्छा ऑफर मानना फायदा उठाना था। वह कुणाल का फायदा नहीं उठा सकती थी। जैसे ही वह चल रही थी, उसके बैग में फोन बजा। उसने निकाला और देखा कि एक अजीब नंबर से फोन आ रहा था। हाय हेलो, रिया शर्मा ने फोन उठाया। हाय हेलो, क्या आप मिस निंग हैं? मैंने सुना है कि मेरी घड़ी आपके पास है। अगर आप अभी फ्री हैं तो मैं आकर ले जाऊंगी। उस आदमी की आवाज धीमी और सुकून देने वाली थी, बहुत ही आकर्षक आवाज। रिया शर्मा हैरान रह गई। वह मन ही मन दुखी हो गई। ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। घड़ी, यह मेरे स्कूल में है लेकिन मैं बाहर हूँ। रिया शर्मा ने बहाना ढूंढा। आप बाहर हैं? कौन सी गली? रिया शर्मा को लगा कि वह उस पर यकीन नहीं कर रहा है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे उसने अपने सामने लगे स्ट्रीट साइन को देखा और सड़क का नाम पढ़ा। मैं सैन बाउ स्ट्रीट पर हूँ। मैं किसी और दिन फ्री होने पर आपको कॉल करूंगी। लाइन के दूसरी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। वह करीब 2 मिनट तक चुप रहा और रिया शर्मा को इनसिक्योर महसूस हुआ। आखिरकार उसने उसकी घड़ी तोड़ दी और उसे बहुत बुरा लगा। हेलो सर। फिर एक बीप हुई। रिया शर्मा ने साइड में देखा और देखा कि एक काली कैन उसके बगल में रुकी है। खिड़की खुली और एक हैंडसम चेहरा था। उस आदमी का तराशा हुआ चेहरा, जिस पर बारीक लाइनें थीं, लाल होंठ और गहरी काली आंखें। रिया शर्मा को उसके सिर में एक धमाका महसूस हुआ। उस रात होटल के कमरे की याद एक लहर की तरह उमड़ पड़ी। उसे याद आया कि उसने उसे किस किया था। उसे लगा वह शर्म से लाल हो गई। रिया शर्मा की तुलना में जो शर्माए हुई और परेशान थी, कार में बैठा आदमी अर्जुन सिंघानिया काफी एलिगेंट और शांत था। उसकी एक हथेली स्टीयरिंग व्हील पर थी जबकि दूसरा हाथ अपना फोन लहरा रहा था। मिस निंग, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ठीक नहीं। रिया शर्मा खड़ी हुई और अपना फोन पकड़ लिया। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी और वह भीग गई थी। उसे शीशे में देखने की जरूरत नहीं थी कि वह कितनी गंदी दिख रही थी। हेलो, रिया शर्मा ने एक वाक्य बनाने की बहुत कोशिश की। घड़ी असल में मेरे स्कूल के डॉम में है। मैं अंदर आओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। अर्जुन सिंघानिया ने अपने पतले होंठ हिलाए और चेहरे पर कोई भाव लाए बिना धीरे से कहा। रिया शर्मा को आखिरकार समझ आ गया कि उसने खुद के लिए एक गड्ढा खोदा है और वह उसमें खुद को दफनाने जा रही है। तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वह स्कूल जाने से मना कर सकती थी? वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उसने दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। कार में बैठते ही उसे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। कार का अंदर का हिस्सा लो प्रोफाइल लेकिन लग्जरी था। उसके सारे कपड़े गीले थे और अगर वह बैठती तो कार की सीट जरूर गीली हो जाती। वह कहना चाहती थी कि वह कार से बाहर निकल जाएगी, लेकिन उसने अपनी आंखों के कोने से देखा कि उस आदमी ने कार की खिड़की बंद कर दी और एयर कंडीशनर चालू कर दिया। उसके ठंडे शरीर को अचानक आरामदायक गर्मी महसूस हुई। उसकी काली शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक ऊपर चढ़ी हुई थीं और उससे उसका मस्कुलर फोरआर्म दिख रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े और मुड़े, उनकी हथेली स्टीयरिंग व्हील पर दब गई। उनका एक्शन काफी स्मूथ और नेचुरल था। एक डिटेल से पता चल सकता था कि किसी आदमी की परवरिश और सेल्फ कंट्रोल कितना अच्छा था। इसी तरह एक एक्शन से पता चल सकता है कि कोई मैच्योर और सफल चार्मिंग आदमी है या नहीं। रिया शर्मा जानती थी कि अर्जुन सिंघानिया थे। अध्याय 28 तस्क 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 मैंने फिर से खुद की तारीफ की। अध्याय 28 तस्क 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 मैंने फिर से खुद की तारीफ की। जैसे ही उसने अपनी कल्पना को उड़ान भरने दी,
आगे की सीट पर बैठे आदमी ने अपने रियर व्यू मिरर के माध्यम से पीछे की ओर देखा। दरवाजे के किनारे एक तौलिया है, इसे निकालकर खुद को सुखा लो। ओह! उद्धरण चिन्ह। रिया शर्मा ने जवाब दिया और कुछ साफ तौलिए ढूंढे जो करीने से मुड़े हुए थे और दरवाजे के किनारे रखे थे। उसने बेतरतीब ढंग से एक नीली धारीदार तौलिया लिया और अपना चेहरा पोंछा। तौलिया नरम था और उसमें एक हल्की, नाजुक खुशबू थी। यह उस सॉफ्टनर से होना चाहिए जिसमें इसे भिगोया गया था। यह आदमी एक साफ सुथरा व्यक्ति है जो जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान देता है। रिया शर्मा ने यही निष्कर्ष निकाला। उसने अपने चेहरे पर और फिर अपनी गर्दन पर पानी पोंछा। उसने नीचे देखा और पाया कि उसकी पिंक लेस वाली ब्रा और उसका क्लीवेज दिख रहा था। उसकी दूधिया गोरी स्किन क्रिस्टल जैसे मोतियों की एक परत से ढकी हुई थी। रिया शर्मा चौंक गई और उसने जल्दी से अपने हाथों से अपनी छाती ढक ली। फिर उसने आगे की सीट पर बैठे आदमी को देखा जो सावधान था। अर्जुन सिंघानिया की साफ चमकदार आंखें रियरव्यू मिरर से लड़की से मिलीं। उसने उसकी घबराई हुई लेकिन चौकन्नी नजरों को देखा और फिर आराम से उस जगह पर नजर डाली जहां वह खुद को ढक रही थी। वह धीरे से मुस्कुराया और दूसरी तरफ देखने लगा। रिया शर्मा शर्म से जल रही थी। वह बहुत सच्चा था और उसके मन में कोई गंदे विचार नहीं थे। अगर उसने इसे छिपाने की ज्यादा कोशिश न की होती तो शायद वह देखता ही नहीं। वह खुद की तारीफ कर रही थी। रिया शर्मा को शर्मिंदगी महसूस हुई। माहौल हल्का करने के लिए उसने कहा, मैं पूरी तरह भीग गई हूं। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी कार की सीट गीली कर दी। चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह कम बोलने वाला आदमी था, उसने उसे छोटा सा जवाब दिया। रिया शर्मा हैरान रह गईं। उन्हें लगा कि वह आदमी बातों में कंजूस है और उससे बात करना काफी मुश्किल था। खुशकिस्मती से उनका स्कूल पास में ही था और वे कार से 10 मिनट में वहां पहुंच गए। क्योंकि तेज बारिश हो रही थी, अर्जुन सिंघानिया ने अपनी केन कार ठीक वहीं पार्क की जहां उनकी डॉम बिल्डिंग थी। उनके कहने पर, मैं छाता लेने नीचे जाता हूं, मेरा इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें कार में बिठा न दूं, रिया शर्मा ने कहा क्योंकि उन्हें लगा कि वह शायद बारिश में नहीं जाएगा। उनके लुक्स को देखकर अर्जुन सिंघानिया ने अपने सामने डॉम बिल्डिंग को देखा और दरवाजा खोला। रिया शर्मा ने कार की डिक्की के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। फिर उनकी तरफ का दरवाजा खुला। वह आदमी छाता पकड़े हुए था और कह रहा था, चलो साथ चलते हैं। रिया शर्मा ने छाते की तरफ देखा, तसक तसक तसक। उन्होंने फिर से खुद की तारीफ की। बेशक उसने बारिश के दिन छाता तैयार किया था, सिर्फ वही एक जोशीले बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रही थी। रिया शर्मा कार से बाहर निकली और अर्जुन सिंघानिया ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर वे दोनों साथ में डॉम बिल्डिंग में चले गए। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो रिया शर्मा ने अपने डॉम की चाबियां निकाली। उसने शर्म से अपने गुलाबी होंठ काटे और झिझकते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर यहीं रुक सकते हो जब मैं अंदर जाकर कपड़े बदलूं? अर्जुन सिंघानिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह लगभग 182 सेंटीमीटर का था, उससे बहुत लंबा। वह सिर्फ उसका सुंदर जबड़ा देख सकती थी। उसने सहमति में हल्का सा सिर हिलाया। रिया शर्मा ने दरवाजा खोला और अपने कमरे में चली गई। उसने एक गुलाबी ट्रम्पेट स्लीव शर्ट निकाली और उसके साथ सफेद पेंसिल पैंट पहनी। उसने अपने काले बूट निकाले और अपनी शर्ट के रंग की ही चप्पलें पहन ली। उसने अपने बाल खुले छोड़े और अपने तौलिए से उन्हें पोंछते हुए उसके बैग में रखी उस घड़ी के बारे में सोचने लगी जो काम नहीं कर रही थी। वह सोच रही थी कि बाद में वह क्या बहाना बनाएगी। कर्जदार मालिक पहले से ही यहाँ था। वह कबूल करने के बारे में नहीं सोच रही थी। उसकी जेब में पैसे नहीं थे। अगर वह उससे पैसे मांगता तो वह नहीं दे पाती। वह बस इसे खींचकर देख सकती थी कि रिपेयर शॉप पर क्या हालत थी। चैप्टर 29 एक आदमी औरत को कैसे देखता है। चैप्टर 29 एक आदमी औरत को कैसे देखता है। रिया शर्मा ने अपना तौलिया फेंका और दरवाजे की तरफ चली गईं। फिर उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही रिया शर्मा हैरान रह गईं। जो गलियारा कभी शांत रहता था वह खचाखच भरा हुआ था। रिया शर्मा ने चारों ओर देखा और पाया कि उनकी क्लासमेट सभी प्यार में पागल थीं। उनमें से कुछ तो किसी दीवानी फैन गर्ल की तरह लार टपका रही थीं। उनमें से कुछ तो यह नज़ारा देखकर बेहोश ही हो गई थीं। वाह, ये किसका बॉयफ्रेंड है? वह बहुत हैंडसम है। उसकी लंबी टांगें देखो, वह कितना प्रोपोर्शनल है। वह मैगजीन के किसी भी मेल मॉडल से कहीं ज्यादा गॉर्जियस है। हाँ, बस उसका नेचर देखो। वह 30 साल का एक हैंडसम, कूल, एलिगेंट, स्मार्ट दिखने वाला आदमी है। यह उस तरह के आदमी का टिपिकल लुक है जिसे मैं पसंद करती हूँ। उसकी क्लासमेट्स इस मिस्ट्री मैन के बारे में एक्साइटेड होकर बात कर रही थीं।
वे अपने हाथ आपस में रगड़ रही थीं और लगभग उसे खींचकर ले जाने वाली थीं। रिया शर्मा ने उस आदमी को देखा और देखा कि वह दीवार से सटकर लेटा हुआ है। उसका पैर थोड़ा मुड़ा हुआ है, उसका बायां हाथ जेब में है और दाहिने हाथ में सिगरेट है। रिया शर्मा को नहीं पता था कि उसे देखे जाने की आदत थी या उसका दिमागी तौर पर कुछ खास नहीं था। जब लड़कियां उसके बारे में एक्साइटेड होकर बातें कर रही थीं, तब भी वह 1 इंच भी नहीं हिला और न ही उस पर कोई असर दिखा। उसके सेक्सी पतले होठों से धुएं के छल्ले निकल रहे थे। वह इतना शांत और सुलझे हुए था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बाहरी आदमी हो और उसे अपने आसपास की सिचुएशन से कोई लेना देना न हो। उसने उसकी मौजूदगी महसूस की और उसने देखा। उसने उसे आराम से ऊपर से नीचे तक नापा। उसने अपनी पतली आंखें सिकुड़ी और एक हल्की सी नजर थी जिसमें खुशी का एहसास था। रिया शर्मा जानती थी कि वह वहम कर रही है। उसकी आंखें ठीक वैसे ही घूम रही थी जैसे कोई आदमी किसी औरत को देखता है। बहुत ही चार्मिंग और मजबूत मर्दानगी। अर्जुन सिंघानिया सीधे खड़े हुए और शांति से सिगरेट का बट बुझा दिया। उन्होंने उसे बगल में कूड़ेदान में फेंक दिया और पूछा, तुम्हारा हो गया? हम। रिया शर्मा ने सिर हिलाया। अंदर आ जाओ। वह दरवाजे के किनारे हो गई। तभी अर्जुन सिंघानिया अंदर आ गया। जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसने लड़कियों को बात करते हुए सुना, क्या वह रिया शर्मा का बॉयफ्रेंड है? क्या वे साथ रह रहे हैं? रिया शर्मा, नहीं। रिया शर्मा ने देखा कि दरवाजा बंद करते समय अर्जुन सिंघानिया के सूट का दाहिना हिस्सा भीगा हुआ था। फिर उसे याद आया कि जब वे एक छाता शेयर कर रहे थे तो वह उसके बाईं ओर चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने छाते के ज्यादातर हिस्से से उसे ढक लिया था, जबकि वह उससे पहले ही भीग चुकी थी। वह सच में एक जेंटलमैन है। वह, रिया शर्मा को कहना मुश्किल लगा, लेकिन उसकी वजह से वह भीग गया था। उसने खुद को संभाला और कहा, क्या तुम अपना सूट उतारकर मुझे थोड़ी देर पंखे पर सुखाने दोगी? अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो। ठीक है। अर्जुन सिंघानिया ने सिर हिलाया। वह मुड़ा नहीं, बस अपने सूट का बटन खोला। रिया शर्मा ने अपनी रफ्तार तेज की और वह सूट ले लिया जिसे उसने छोड़ दिया था। सूट उसके शरीर की गर्मी से गर्म था। रिया शर्मा ने उसे हैंगर पर टांग दिया और उसके दिमाग में एक झलक घूम गई। उसने अपने सूट के रंग की ही काली शर्ट पहनी हुई थी, जिसके चौड़े कंधे और पतली कमर अच्छी तरह से प्रेस की हुई शर्ट के नीचे थी। शर्ट के नीचे उसकी मसल्स बैलेंस्ड और मजबूत थीं, जिससे एक हेल्दी मर्दाना वाइब आ रही थी। वे लड़कियां सही थीं। उसकी बॉडी अच्छी लग रही थी, एक नेचुरल मैनिकिन। उसने पंखा चालू किया और सूट पर हवा की। रिया शर्मा ने देखा और सोचा कि उसका सूट टेलर मेड होगा। उसने अंदाजा लगाया कि उसके सूट की कीमत उसके जैसे 1 दर्जन पंखे खरीदने के लिए काफी होगी। चैप्टर 30, क्या इससे दर्द होता है? चैप्टर 30, क्या इससे दर्द होता है? रिया शर्मा ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं और मुड़ी। उसने शर्म से उस आदमी की तरफ देखा। मुझे अचानक याद आया कि घड़ी मेरे डॉम में नहीं थी। आज सुबह जब मैं अपनी माँ से मिलने गई थी तो मैंने उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। मैं इसे कल या परसों जब मैं फ्री हो जाऊंगी तुम्हें लौटा दूंगी। अर्जुन सिंघानिया ने सुना और मुड़ा। उसने उसे 3 सेकंड तक देखा और एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। रिया शर्मा ने राहत की सांस ली। उसने ऊपर देखा और पाया कि वह बेडरूम में लकड़ी की अकेली लंबी बेंच पर बैठ गया है। उसने अपनी लंबी टांगें क्रॉस की और काफी शान से बैठ गया। रिया शर्मा समझ नहीं पाए, जब वह कल आकर इसे ले जाने के लिए मान गया तो वह वहां क्यों बैठा था? ओह, शायद इसलिए कि उसका सूट गीला था। वह लंबी बेंच पुरानी थी। उस पर सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह थी और वह थोड़ी तंग थी। उस अजीब आदमी का लुक ऐसा था जैसे वह किसी सीधे सादे आदमी को नीचा दिखा रहा हो। यह एक अजीब नज़ारा था। रिया शर्मा को अजीब लगा तो उसे खांसी आई। उसने निंग के परिवार के घर पर डिनर नहीं किया था। डिनर का समय हो गया था और उसे बहुत भूख लगी थी। उसे याद आया कि उसके कमरे में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट था और वह उसे डिनर के लिए बनाना चाहती थी। लेकिन क्योंकि वह आदमी वहां था, इसलिए उसे तहजीब से पूछना और देना पड़ा। क्या तुमने डिनर कर लिया है? मैं कुछ इंस्टेंट नूडल्स बनाने जा रही हूं, क्या तुम लोग कुछ लोगे? अर्जुन सिंघानिया ने कमरे में रखे एक छोटे से बिस्तर को देखा। बिस्तर साफ सुथरा लग रहा था। कंबल टोफू के टुकड़े की तरह मुड़ा हुआ था। कंबल के पास एक गुलाबी भालू भी था। वह बहुत प्यारा लग रहा था। उसने मासूम दिल से लड़की को देखा। वह जानता था कि वह तहजीब दिखा रही है, लेकिन उसका इरादा उसे डिनर के लिए रुकने के लिए कहने का नहीं था। उसने सिर हिलाया और एक और शब्द कहा, जरूर। रिया शर्मा, नहीं पूछना चाहिए था। कमरे में एक इंडक्शन कुकर था। रिया शर्मा ने स्विच दबाया और पानी उबाला।
पानी उबलने के बाद उसने इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट खोला और उसमें नूडल्स डाल दिए। जैसे ही उसने चॉपस्टिक से हिलाया, उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली मेटल के बर्तन के किनारे से छू गई। पिस्ट, और उसने जल्दी से अपनी तर्जनी उंगली ठंडे पानी के नीचे डाली। जब तक दर्द कम नहीं हुआ, उसे याद आया कि कमरे में अभी भी अंडे हैं, इसलिए वह मुड़ी और उन्हें लेने गई। 2 कदम चलने के बाद पाक और रोशन कमरा अचानक अंधेरा हो गया। बिजली नहीं थी। रिया शर्मा हैरान रह गई। वह किसी चीज से टकराए और अचानक दाईं ओर गिर गई। आह! जैसे ही वह चिल्लाई, एक मजबूत हाथ ने अचानक उसकी कमर पकड़ ली। उसने अपनी ताकत लगाई और वह उसकी गोद में बैठ गई। रिया शर्मा को लगा कि उसके कूल्हे पहले ही 2 टुकड़ों में टूट गए हैं। उसके पैर काफी मजबूत थे और वे पत्थर की तरह सख्त थे। जब वह बैठी तो यह जमीन पर गिरने से ज्यादा बेहतर नहीं था। जैसे ही वह दर्द से अंधी हो गई, उसके कान के पास एक मर्दाना सांस फूली और उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? रिया शर्मा का ज्यादा आदमियों से फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। बहुत से आदमी थे जो उसका छोटा मोटा फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन ज्यादा नहीं जो उसके करीब आ पाते थे। जहां तक रोहन खुराना की बात है, जो उसके साथ बड़ा हुआ था। दुख की बात है कि उनकी पहली डेट पर ही उनका रिश्ता टूट गया। उनकी सगाई के बाद उनका सिर्फ एक बार करीबी कांटेक्ट हुआ था, जब उसने मॉडल की खुशबू के साथ उसे जबरदस्ती किस किया था। यह एक ऐसी खुशबू थी जिससे वह नफरत करती थी। वह उस खुशबू से वाकिफ थी। दूसरी रात जब वह नशे में थी, तो वह दबे पांव चलकर उसे किस करने लगी। उसने उसे जमीन पर भी धकेल दिया और उसके साथ बिस्तर पर लौटने लगी। उससे अच्छी खुशबू आ रही थी। एक औरत उस आदमी के साथ कैसे कूल और शांत रह सकती है जिसके साथ उसका पहले करीबी कांटेक्ट रहा हो। रिया शर्मा जानती थी कि वह नहीं रह सकती। क्या तुम्हारी उंगली जली? मुझे देखने दो, वह फिर बोला। वह उसके और करीब झुका। उसका शरीर पहले छोटा था, इसलिए जब वह करीब आया तो ऐसा लगा जैसे वह उसकी बाहों में डूब रही हो। उसके गाल जल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उसने ये जानबूझकर किया या गलती से। उसके पतले होंठ उसके कान के लोब पर उसके पतले बालों में से फिसल गए। गर्म लेकिन तेज मर्दाना खुशबू ने अचानक उसके पूरे नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जबकि उसका शरीर कांपने लगा। चैप्टर 31 क्या तुम अब भी मेरी गोद में बैठना चाहती हो? चैप्टर 31 या तुम अब भी मेरी गोद में बैठना चाहती हो? उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है और रिया शर्मा ने उसका हाथ ऐसे झटक दिया जैसे उससे बिजली गिर गई हो। उस आदमी का शरीर अकड़ गया। रिया शर्मा अभी भी हौंफ रही थी। अंधेरे में इंसानी सेंस खास तौर पर सेंसिटिव होते हैं। साथ ही वह अब भी उसकी जांघों पर ऐसी अजीब सी पोजीशन में बैठी थी। कुछ सेकंड बाद उसे महसूस हुआ कि कोई हाथ उसे सहारा दे रहा है और उसकी हथेली बहुत बड़ी थी। उसके लिए उसे सहारा देना आसान था। उनकी स्किन का कांटेक्ट बिजली के कट जैसा था। मत उद्धरण चिन्ह। रिया शर्मा ने एक तरफ देखा और उसे देखा, उसका हाथ उसकी छाती पर दबा हुआ था। उस समय खिड़की से सिर्फ रोशनी आ रही थी, लेकिन कमरा अंधेरा था। उसकी खूबसूरत आंखें और उसकी काली पुतलियां चमकदार और साफ थीं। वे एक दूसरे को चुपचाप देख रहे थे। डरी हुई और हाई अलर्ट लड़की को देखकर अर्जुन सिंघानिया हल्के से हंसा। वह अपनी मैग्नेटिक आवाज में आलस से बोला, तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम मुझे अपना हाथ दिखाने को तैयार नहीं हो, तो क्या तुम्हें खड़ी नहीं होना चाहिए? या तुम अब भी मेरी गोद में बैठना चाहती हो? रिया शर्मा अचानक खड़ी हो गई और उसे अपना चेहरा दिखाने में भी इतनी शर्म आ रही थी। उसने उसे खड़े होने के लिए सहारा दिया, लेकिन उसने सोचा, उस रात उसने कितनी बार ज्यादा सोचा। कितनी बार? और अगर वह सच में पहले उसके साथ कुछ करना चाहती थी, तो क्या उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी भी होती, तो उसके माफी मांगने के बाद सब ठीक हो जाता। वह इतनी अजीब क्यों थी और सिर्फ इतना कहा, मत करो। बहुत बढ़िया। शायद उससे लगा कि वह उसे पाने की कोशिश कर रही है और उसकी गोद में बैठना चाहती थी। रिया शर्मा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ है? तुम इतनी नर्वस क्यों हो? जैसे ही रिया शर्मा भागने के लिए गड्ढा खोदने के लिए मरी जा रही थी, अंधेरा कमरा अचानक फिर से रोशन हो गया। रिया शर्मा में उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। वह शर्म से मुड़ी और मुंह बनाकर बोली, मैं नूडल्स बनाऊंगी। हम जल्दी ही खा सकते हैं। टेबल पर नूडल्स के 2 कटोरे थे। नूडल्स से अच्छी खुशबू आ रही थी और वे स्वादिष्ट लग रहे थे। नूडल्स के ऊपर एक सुनहरा, ऊपर की तरफ कटा अंडा था। ये नूडल्स के एक शानदार कटोरे जैसा लग रहा था। रिया शर्मा ने अर्जुन सिंघानिया को चॉपस्टिक की एक जोड़ी दी। वह लंबी बेंच पर बैठ गया।
जबकि वह बिस्तर के किनारे बैठी थी और वे बिना किसी बातचीत के अपने नूडल्स खा रहे थे। उस आदमी ने नूडल्स का कटोरा पूरे ध्यान से खाया। वह बहुत सुंदर लग रहा था। रिया शर्मा की आंखों के कोने में उसने देखा कि उसका हाथ चॉपस्टिक पकड़े हुए था। उसका हाथ पतला और सुंदर था जबकि उसके नाखून गोल और भरे हुए थे। रिया शर्मा ने फिर से अजीब महसूस न करने के लिए अपने नूडल्स को अच्छे से चबाया। उसने उसकी स्पीड के हिसाब से अपने नूडल्स खाए। जब उसने खा लिया तो उसने भी अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। उसने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू का एक टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया। फिर वह कपड़ों की रैक की ओर दौड़ी और उसका सूट उतार दिया। उसने स्लीव्स को छुआ और कहा, तुम्हारा सूट सूख गया है, अब तुम इसे पहन सकते हो। अर्जुन सिंघानिया अपना सूट लेने के लिए आगे बढ़ा लेकिन उसने उसे पहना नहीं। उसने आराम से अपना सूट अपनी बांह पर लटका लिया। फिर उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया, तुम्हारी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। अर्जुन सिंघानिया ने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। जैसे ही रिया शर्मा ने उसकी सुंदर पीठ को अपनी नजरों से ओझल होते देखा, उसे याद आया कि उसके पास उसका नाम नहीं है। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी डेस्क की तरफ भागी। क्योंकि वह जल्दी में थी, उसका घुटना टेबल के कोने से टकराया और उसे चोट लगी। लेकिन उसके पास अपना घुटना चेक करने का टाइम नहीं था। उसने अपना पर्दा खींचा और नीचे देखा। पतली और सुंदर परछाई पहले ही केन तक पहुंच चुकी थी। अरे! वह सिर्फ एक ही शब्द चिल्ला सकी और उस आदमी ने दरवाजा खोला और कार में बैठ गया। फिर केन गायब हो गई। अध्याय 32 यह उसका है। अध्याय 32 यह उसका है। केन को नजरों से ओझल होते देख रिया शर्मा निराश होकर पीछे हट गई। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और मेज पर रखे 2 खाली कटोरों को देखने लगी। शायद वह बहुत लंबे समय से अकेली थी। वह वास्तव में एक अजनबी के लिए तरस रही थी जिसका नाम भी वह नहीं जानती थी। वह कटोरा धोने के लिए उठी और उसे अलमारी में रख दिया। उसने एक कार का हॉर्न सुना। रिया शर्मा हैरान रह गई। जैसे ही वह हैरान हुई, एक और हॉर्न की आवाज आई। उसने चीनी कांटा नीचे रख दिया और बालकनी में आ गई। उसने नीचे देखा और पाया कि जो केन गई थी वह वापस आ गई थी। सुंदर व्यक्ति आलस से कार से टिका हुआ था जबकि उसने अपना बायां हाथ अपनी जेब में डाला हुआ था और उसके दाहिने हाथ में एक पेपर बैग था। उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। बूंदाबांदी में उसकी आंखें कलकल करती हुई धाराओं की तरह थीं, बहुत साफ और चमकदार। अर्जुन सिंघानिया ने धीरे से अपने होठों का कोना उठाया और कहा, जलन वाली क्रीम दिन में 3 बार लगाओ। सर्दी से बचाने वाली दवा भी है। सोने से पहले इसे गर्म पानी के साथ पी लो। वह जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन इतना जोर से कि वह सुन सके। रिया शर्मा ने अनजाने में अपनी उंगली घुमाई और उसकी खूबसूरत आंखों में रोशनी की एक पतली परत चमक उठी। पिछले 3 सालों से उसकी मां के अलावा परिवार का कोई और सदस्य या दोस्त नहीं था जो उसे इतना प्यार और देखभाल का एहसास कराता हो। इसलिए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना सुंदर आदमी इतना नर्म और देखभाल करने वाला होगा। रिया शर्मा बस जवाब देना चाहती थी लेकिन शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। उस आदमी ने अपनी कार उसके बेडरूम के नीचे पार्क की। क्या उसे नहीं पता था कि ऐसी हरकत से लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं। बहुत से आदमी लड़कियों के पीछे ऐसे ही पड़ जाते हैं। इससे पहले कि रिया शर्मा जवाब दे पाती, हर तरफ से लोग चिल्लाने लगे, हाय मिस्टर, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मेरी उंगली जल गई। आपकी क्रीम के लिए धन्यवाद। हाय मिस्टर, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे पीछे जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दे सकते हो? रिया शर्मा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने बाहर देखा तो पाया कि पूरे हॉस्टल की खिड़कियां खुली थीं और कई लंबे बालों वाले सिर बाहर झांक रहे थे। रिया शर्मा नाराज हो गई। 20 साल की लड़कियां एक स्टेबल और चार्मिंग बूढ़े आदमी को मना नहीं कर सकती थीं। वह आदमी बस एक मैग्नेट था। वह वहां खड़े होने से ही इतना अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लग रहा था। उसे बुरा लगा, जैसे वह अपना पसंदीदा भालू दूसरों के साथ शेयर कर रही हो। वह बहुत परेशान थी। जैसे ही वह परेशान हुई, नीचे वाले आदमी ने कागज का बैग ऊंची फूलों की क्यारी पर रख दिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बाय कहा। रिया शर्मा का अचानक उससे बात करने का मन नहीं हुआ। वह दीवार से टिककर सीधी खड़ी हो गई। वह गर्व और ठंडी पीठ के साथ उसे छोड़कर चली गई। अर्जुन सिंघानिया मुस्कुराया और उस बचकानी लड़की को देखा। उसने कार का दरवाजा खोला। फिर केन सच में चली गई। रिया शर्मा लगभग 1 मिनट तक उसी पोजीशन में रही। तभी उससे फिर से लड़कियों की शोर मचाने वाली आवाजें सुनाई दी, चलो नीचे चलते हैं। जिसे पेपर बैग मिलेगा उसे वह आदमी मिलेगा। रिया शर्मा नाखुश थी।
उसने लड़कियों को वही कमेंट किया जो अर्जुन सिंघानिया ने उसके लिए किया था, बचकाना। फिर पूरे हॉस्टल की बिल्डिंग में हलचल मच गई। सबसे तेज लड़की उठी हुई फूलों की क्यारी के पास दौड़ी और अपने पीछे लोगों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन पेपर बैग कहाँ है? वह चला गया। जैसे ही सब कंफ्यूज हुए, रिया शर्मा जो मोड़ पर छिपी हुई हाँफ रही थी, उसने अपनी सांसें संभालने की कोशिश की। उसने अपने हाथ में पेपर बैग देखा, वह उसका था। छोटी, जब शॉर्टकट है तो सीढ़ियों से नीचे क्यों भागना? अगर वे इतने बेवकूफ हैं तो उनसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हम्फ। अध्याय 33 1 मिलियन की आवश्यकता। अध्याय 33 1 मिलियन की आवश्यकता। अगली सुबह रिया शर्मा अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल गई। वह गलियारे में अपनी मां के उपस्थित चिकित्सक लुओ पिंग से टकरा गई। डॉक्टर लुओ ने रिया शर्मा को देखा और उन्होंने उसे रोक दिया। उन्होंने गंभीर चेहरे से कहा, निंग, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। मेरे कार्यालय में आओ। रिया शर्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे अचानक एक अशुभ अनुभूति हुई। डॉक्टर लुओ के कार्यालय में प्रवेश करने और मीरा शर्मा द्वारा लिए गए एक्सरे को निकालने के बाद, निंग, यह आपकी मां का किडनी एक्सरे है जो कल शाम को हुआ था। मुझे आपको ये बताने के लिए खेद है कि आपकी मां की किडनी की हालत बहुत खराब हो गई है। उन्हें जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी होगी। क्या? रिया शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। वह अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बुरे समय के बीच अच्छी किस्मत यह है कि हमें किडनी का सही सोर्स मिल गया। सर्जरी 3 दिन में करनी होगी। आपको जाकर ऑपरेशन की फीस के लिए पैसे जमा करने चाहिए। रिया शर्मा कांप रही थी। वह अपनी मां को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी, उसकी मां ही उसकी इकलौती थी। कितने पैसे? डॉक्टर लुओ ने एक उंगली आगे बढ़ाते हुए कहा, किडनी डोनर के लिए सब्सिडी, ऑपरेशन की फीस और बाद के स्टेज में मेंटेनेंस का खर्च, अलग अलग खर्च मिलाकर कुल मिलाकर कम से कम $10 लाख होंगे। 10 लाख? वह इतने पैसे कहां से लाएगी? रिया शर्मा ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए पूछा, डॉक्टर लुओ, सर्जरी के बाद मेरी मां कितने साल तक जी सकती है? ये हर केस में अलग अलग होता है। कुछ 1 साल, 3 साल और कुछ 20 साल तक भी जीते हैं। जब तक आपकी मां एक्टिव रूप से पॉजिटिव रहती हैं और इलाज में सहयोग करती हैं, वह बहुत लंबे समय तक जी सकती है। रिया शर्मा ऑफिस से निकलकर मीरा शर्मा से बात करने वार्ड में चली गई। मीरा शर्मा के चेहरे का रंग और भी खराब लग रहा था। डॉक्टर लुओ ने उन्हें उनकी हालत के बारे में नहीं बताया, लेकिन वह साफ तौर पर उनके शरीर में बेचैनी महसूस कर सकती थी। हालांकि उन्होंने रिया शर्मा को नहीं बताया। वह रिया शर्मा से बस इतनी ही प्यार से बात करती थी। रिया शर्मा ने अपनी मां की आंखों में दर्द देखा और वह परेशान हो गई। लेकिन वह इतनी प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराई कि अपनी कोई भी भावना जाहिर नहीं करना चाहती थी। वह अपनी मां पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। मां बेटी की जोड़ी ने कुछ देर बातें की। फिर रिया शर्मा स्कूल जाने का बहाना बनाकर ऑफिस से निकल गईं। जब वह सड़क पर पहुंची तो रिया शर्मा के आंसू बह रहे थे। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनकी मां किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन अब उनकी मां उन्हें कभी भी छोड़कर जा सकती थी। थोड़ी देर रोने के बाद उन्होंने हाथ बढ़ाया और अपने आंसू पोंछे। ये कमजोर होने का समय नहीं था, उन्हें अपनी मां की जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने अपने बैग से फोन निकाला। हेलो पूजा, मुझे तुरंत कैश चाहिए, लगभग $10 लाख। क्या कोई ऐसी नौकरी है जिससे मैं ये रकम बहुत जल्दी कमा सकूं? 10 लाख? पूजा हैरान थी। 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। आप मनोरंजन जगत में इतने मशहूर नहीं हैं, इसलिए कोई विज्ञापन, राजदूत का मौका या फिल्मांकन के मौके नहीं हैं। यदि आप वास्तव में इतनी रकम कमाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि केवल क्यों नहीं, रिया शर्मा, मैं एक डिनर का इंतजाम करती हूं और आप नहीं। रिया शर्मा ने तुरंत मना कर दिया। रिया शर्मा, आपको केवल एक डिनर में शामिल होने की जरूरत है। इस विचार के इतने खिलाफ मत होइए। रिया शर्मा मुस्कुराई और उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। पूजा, रेनमिन अभी तक उस बिंदु तक कम नहीं हुआ है कि 10 लाख कोई असली पैसा ना हो। हम इतने लंबे समय से मनोरंजन जगत में हैं। बिना अपने कपड़े उतारे, छुए गए और सोए बिना सिर्फ डिनर में शामिल होने के लिए मुझे 10 लाख कौन देगा? उसे कभी यकीन नहीं हुआ कि आसमान से पैसे गिर रहे हैं। वह किसी भी डिनर अरेंजमेंट में शामिल नहीं हुई क्योंकि वह कदम नहीं उठा सकती थी। एक बार जब वह कदम उठाती तो उसकी मेंटल हिम्मत टूट जाती और वह सच में रोहन खुराना की कही बात को दोहराती। अपना शरीर बेचना। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। वह जो कुछ भी उसके पास था उसे भी खोना नहीं चाहती थी। साथ ही अगर उसकी मां को पता चलता कि उसने अपना शरीर बेचकर कमाए पैसों से पैसे बचाए हैं तो उसकी मां गुस्से से मर जाएगी।
रिया शर्मा, मुझे अचानक याद आया कि ड्रीम गर्ल की फिल्मिंग क्रू फीमेल लीड रोल के लिए कास्टिंग कर रही है। फीमेल लीड रोल की फीस $1 मिलियन है। चैप्टर 34 कास्टिंग। चैप्टर 34 कास्टिंग। रिया शर्मा खुश हुई, सच में? वे कास्टिंग कहाँ कर रहे हैं? मैं अभी आती हूँ। रिया शर्मा पूजा के दिए पते पर पहुंची और वह पहले से ही एंट्रेंस पर इंतजार कर रही थी। रिया शर्मा, तुम आ गईं। हालांकि तुमने कास्टिंग के लिए शुरुआती प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, मैं प्रोड्यूसर के काफी करीब हूं और मैंने तुम्हारे लिए यह पहले ही कर दिया है। चलो लॉबी में चलते हैं। अगर तुम कास्टिंग के लिए मान जाती हो तो $1 मिलियन का कैश इनाम तुम्हारा होगा। रिया शर्मा शुक्रगुजार थी। पूजा, थैंक यू। पूजा ने रिया शर्मा का हाथ पकड़ा और उसे लॉबी में ले आई। मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये कास्टिंग जीतनी ही होगी और मेरे लिए अच्छा खाना खिलाना होगा। रिया शर्मा ने मना नहीं किया। उसे याद था कि पूजा ने उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव किया था और जब उसे मौका मिलेगा तो वह जरूर इस मेहरबानी का बदला चुकाएगी। जब वे लॉबी में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सी लड़कियां इंतजार कर रही थीं। लड़कियां जवान और खूबसूरत थीं और उन सभी ने तितली की तरह कपड़े पहने हुए थे। रिया शर्मा ने देखा कि लॉबी में बहुत सारे कपड़े और प्रॉप्स तैयार थे। कास्टिंग के दौरान ज्यादातर समय वे किसी को अपना टैलेंट पूरी तरह दिखाने की पूरी छूट देते थे। जैसे एक दरवाजा था और अगर आप दरवाजा खोल रहे हैं तो आपको एक्टिंग करनी होगी या कुछ ऐसा ही। हालांकि कास्टिंग रियलिस्टिक प्रॉप्स और सेट पीस के साथ हुई। वे बता सकते थे कि ड्रीम गर्ल एक बहुत ज्यादा फंडेड प्रोडक्शन था। जिसे भी फीमेल लीड रोल के लिए चुना जाता उसे निश्चित रूप से फाइनेंशियली और अपनी रेप्यूटेशन दोनों में फायदा होता। फिर उन्होंने फ्लर्ट करने वाली ग्रीटिंग आवाजें सुनी। सीईओ जू एंट्रेंस पर क्रू का एक ग्रुप इकट्ठा था और लॉबी में लड़कियां एंट्रेंस की ओर देखने के लिए मुड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, रिया शर्मा ने रोहन खुराना को काले कोट में धीरे धीरे अंदर आते देखा। रिया शर्मा को यह अजीब नहीं लगा। सम्राट एंटरटेनमेंट लंबे समय तक एंटरटेनमेंट सर्कल का हेड था। कुछ साल पहले रोहन खुराना ने अपने पिता से सम्राट एंटरटेनमेंट का मैनेजमेंट संभाला। उन्हें मानना पड़ा कि उनकी दूर की सोच अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया था। उन्होंने जिन आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके लिए एक शानदार रास्ता बनाया। कलाकारों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और वह स्वाभाविक रूप से एंटरटेनमेंट टाइकून बन गए जिन्हें लोग बहुत मानते थे। वह अपने नाम सीईओ जू पर खरे उतरे। जब रिया शर्मा ने देखा कि रोहन खुराना सिया शर्मा को अपने पास पकड़े हुए हैं तो वह शांत हो गईं। सिया शर्मा एक जन्मजात एक्ट्रेस थी। वह देश लौट आई और वह निश्चित रूप से एंटरटेनमेंट सर्कल में शामिल होंगी, जबकि रोहन खुराना उनके लिए सबसे अच्छे स्पोर्टर होंगे जिन पर वह भरोसा कर सकेंगी। सिया शर्मा ने पीले रंग का बुना हुआ टॉप और पोल्का डॉट स्कर्ट पहनी थी जिसमें उनकी चिकनी गोरी टांगें दिख रही थीं। उनका चेहरा गुलाबी था, उनकी हल्की मुस्कान गुलाबी लिपस्टिक से और उभरी हुई थी। वह काफी मासूम और प्यारी लग रही थी। रिया शर्मा को सोचने की जरूरत नहीं थी और वह जानती थी कि सिया शर्मा और जू जिंक्सी पिछले कुछ दिन साथ बिता रहे थे और उनका ख्याल रखा जा रहा था। रिया शर्मा शांत थी लेकिन उन्होंने अपने पास बैठी लड़की को निराशा में आह भरते सुना। हाँ, पिछले 3 सालों से उनका कभी का प्यारा लड़का हर किसी का ड्रीम लवर बन गया था। रिया शर्मा। पूजा ने रिया शर्मा की आस्तीन खींची। रिया शर्मा असलियत में वापस आई और उनकी नज़र पूजा की परेशान आंखों से मिली। उन्होंने शरारत से पलकें झपकाईं और पूजा को बताना चाहा कि वह ठीक है। सीईओ जू, आप आखिरकार यहाँ आ ही गईं। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि यह लड़की कौन है? किसी ने पूछा। रोहन खुराना अंदर आए और उन्होंने रिया शर्मा को देखा। उन्होंने सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और उसके ऊपर हरे रंग का लंबा कोट पहना हुआ था। ये महंगा कपड़ा नहीं था लेकिन वह पक्का एक आउटफिट बना सकती थी। उनके सधे हुए अंदाज में थोड़ी नर्म और सीधी सादी खूबसूरती थी। तितलियों के बीच वह बहुत आकर्षक लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह जो भी पहनती थी उसमें एक अनोखा चार्म दे सकती थी। उनके चेहरे की तो बात ही छोड़िए, जो हर किसी को देखने के लिए मजबूर कर देता था। उन्हें कुणाल की याद आई जो निम की जगह के बाहर था। वह मुस्कुराए, चाहे वह कुछ भी पहने, वह हर दूसरे आदमी की नजरों में नंगी ही रहती है। रोहन खुराना सीधे खड़े हुए और मुस्कुराए। उन्होंने जानबूझकर जोर से कहा ताकि कोई और उन्हें सुन सके, सिया शर्मा, मेरी गर्लफ्रेंड। चैप्टर 35 अपने आसपास एक कोकून बनाना। चैप्टर 35 अपने आसपास एक कोकून बनाना। एंटरटेनमेंट सर्कल में ये हमेशा से ऐसा ही था। हवा का एक झोंका आसानी से बवंडर में बदल सकता था। उसके मेरी गर्लफ्रेंड के जवाब ने कल की हेडलाइन सिया शर्मा के लिए सफलतापूर्वक बुक कर दी।
रिया शर्मा को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। वह इस बात से ज्यादा परेशान थी कि शायद ये सिया शर्मा को उसकी पहचान पब्लिसाइज करके सुपरस्टार बनाने का पहला कदम हो सकता है। उसके चांस बहुत कम थे। हालांकि ये ठीक है, कोई नहीं जानता कि आखिरी सेकंड तक कौन जीतेगा या हारेगा, इसलिए उसने हार नहीं मानी। सिया शर्मा शर्मा गई। वह एक प्यार करने वाली औरत की तरह रोहन खुराना से चिपक गई। क्रू मेंबर्स ने उसकी तारीफ की और उसकी चापलूसी की। ओह, ये सीईओ जू की गर्लफ्रेंड है। वह परी जैसी खूबसूरत है। सीईओ जू का टेस्ट अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। हंफ। पूजा देख नहीं सकी। वह गुस्से से भड़क रही थी क्योंकि यह रिया शर्मा के साथ गलत था। रिया शर्मा ने एक तरफ देखा और धीरे से कहा, हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। उसे नई गर्लफ्रेंड बनाने का हक है। पूजा हैरान रह गई, लेकिन उसने देखा कि रिया शर्मा ने कोई दुख या उदासी नहीं दिखाए, इसलिए उसे राहत मिली। उसने सिया शर्मा को देखा और सोचा कि वह ATCH है, इसलिए वह बस इंतजार कर रही थी कि रोहन खुराना भविष्य में पछताए। रोहन खुराना सिया शर्मा को आगे ले आया और फिर उसने रिया शर्मा को देखा। उसने डरते हुए पूछा, जिनक्सी, क्या यह मेरी बहन नहीं है? रिया शर्मा ने लोगों को हौंकते हुए सुना। असल में टी टाउन के लोग जानते थे कि रिया शर्मा नंबर 1 सोशलाइट है, लेकिन पूजा की तरह रोहन खुराना के साथ उसकी सगाई के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। पहली बात, अमीरों के अपने रेप्यूटेशन के रिवाज होते हैं। वे खुद को बातचीत का टॉपिक नहीं बनाते। दूसरी बात, सिया शर्मा 3 साल पहले विदेश चली गई थी और रोहन खुराना पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। इसलिए रिया शर्मा, जो एक अमीर परिवार की गिरी हुई बेटी थी, सबका ध्यान खींचने लगी। 3 साल में हुए इतने बड़े बदलाव से सिर्फ वही घायल हुई। रिया शर्मा के आसपास खड़ी लड़कियां एक दूसरे के कान में फुसफुसाईं। उनमें से ज्यादातर को दया आ रही थी, लेकिन नफरत भी थी। हे भगवान, रिया शर्मा सीईओ जू की गर्लफ्रेंड की बहन है। देखो वह कितनी अच्छी जिंदगी जी रही है, लेकिन वह कितनी उदास और परेशान है। हाँ, तो क्या हुआ अगर तुम सुंदर हो? उसे उसके पिता ने निकाल दिया था, उसका कैरेक्टर पसंद करने लायक नहीं था। उसे प्रॉब्लम की जड़ खुद ढूंढनी चाहिए। दूसरी लड़कियों को रिया शर्मा का मजाक उड़ाते हुए सुनकर पूजा ने मुट्ठी भींच ली। रिया शर्मा, सिया शर्मा बहुत अजीब है। वह क्या करने की कोशिश कर रही है? उसने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, सिर्फ एक बात से कामयाब हो गई। क्या वह तुम्हारा मजाक उड़ा रही है? रिया शर्मा ने एक तरफ देखा और पूजा को देखा। वह 2 कदम आगे बढ़ी और सिया शर्मा को देखकर शांति से मुस्कुराए। बहन, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। कल रात तुम्हारी माँ टीचर कामिनी ने मुझे निन के यहाँ डिनर करने के लिए कहा था। प्लीज उन्हें मेरी तरफ से बता देना कि मैं वहाँ नहीं रहूंगी। मुझे चिंता है कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को देखकर परेशान हो जाएंगी। वाह, रिया शर्मा ने कामिनी नाम पर जोर दिया। एक पत्थर के उछाले जाने से हजारों लहरें उठीं। वहां हलचल मच गई और सब लोग हैरानी से सिया शर्मा को देखने लगे। लोगों का गुस्सा अचानक सिया शर्मा पर आ गया। सच में सिया शर्मा टीचर ली की बेटी है? मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। सबसे जरूरी बात, रिया शर्मा की आवाज सुनकर लगता है कि टीचर ली की रिया शर्मा की मम्मी से अनबन है। लड़की की आवाज में हैरानी थी, फिर भी वह अपना एक्साइटमेंट दबा नहीं पाई। क्या ऐसा है कि 3 साल पहले रिया शर्मा के पापा ने टीचर ली की वजह से रिया शर्मा और उसकी मम्मी को घर से निकाल दिया था? हे भगवान, सिया शर्मा तो कम से कम 20 साल की लगती है। टीचर ली एक मालकिन है और उसने किसी और का परिवार बर्बाद कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। टीचर ली अपने अच्छे कैरेक्टर के लिए जानी जाती थी। रिया शर्मा और सिया शर्मा दोनों का सरनेम निंग है। एक और पॉसिबिलिटी है, सिया शर्मा टीचर ली और किसी दूसरे आदमी की संतान है। वह निंग के परिवार की बेटी नहीं है। अचानक सारी शक भरी नजरें सिया शर्मा पर टिक गईं। रोहन खुराना ने उसे जो पहले ऊंचा ओहदा दिया था, वह रिया शर्मा के कमेंट के साथ ही खत्म हो गया। चैप्टर 36 अगर उनके पास कुछ होता। चैप्टर 36 अगर उनके पास कुछ होता। सिया शर्मा ने नफरत से दांत भींच लिए। उसने 3 साल से रिया शर्मा को नहीं देखा था और उसकी बातें और भी तेज हो गई थीं। वह शुरू में रिया शर्मा को बेइज्जत करना और शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रिया शर्मा अचानक पहल करेगी और उसके लिए जाल बिछाएगी। वह जानती थी कि उसकी मां कामिनी और उसके बारे में जो बात हुई थी वह सामने नहीं आ सकती, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रिया शर्मा इतने जरूरी मौके पर मीडिया के सामने यह बात बताएगी। सिया शर्मा के एक्सप्रेशन को देखकर, जो बहुत एक्साइटिंग था, पूजा रिया शर्मा को थम्स अप दिए बिना नहीं रह सकी। बहुत बढ़िया रिया शर्मा। रिया शर्मा ने सिया शर्मा को देखकर ठंडी मुस्कान दी।
असल में कामिनी की बात उसकी माँ से जुड़ी थी। वह भी मीडिया के सामने अपनी माँ को एक्सपोज करने को तैयार नहीं थी। हालांकि अगर कोई उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा होता तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जब सिया शर्मा ने उसे घेर लिया तो कोई वजह नहीं थी कि वह पलटवार न करे। उसकी माँ कामिनी और वह खुद दागदार हो गई थीं। उन्हें एक्सपोज नहीं किया जा सकता था क्योंकि उन्हें शर्मिंदा होने का डर नहीं था, तो वह उन्हें एक पुश दे सकती थी और उन्हें फेमस होने दे सकती थी। रोहन खुराना ने अपना हाथ पीछे खींचा और सिया शर्मा के कंधे को गले लगा लिया। वह सीधा खड़ा हुआ और उन लोगों पर धीरे से खांसा जो गॉसिप कर रहे थे। उसका प्रोटेक्टिव तरीका बहुत साफ था। सबने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। याओ याओ चलो, रोहन खुराना ने धीरे से कहा। लेकिन सिया शर्मा परेशान थी। उसने मुंह बनाया और रोहन खुराना को अपनी उदास पपी जैसी आंखों से देखा। काश वह उसके लिए आगे आ पाता। बेशक रोहन खुराना समझ गया कि उसका क्या मतलब है। वह चुप रहा लेकिन अपने होंठ भींच लिए और उसे घूरा। सिया शर्मा चौंक गई। ये पहली बार था जब उसने उसे घूरा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी झुंझलाहट थी। वह अचानक नर्म पड़ गई और उसके गले लग गई। उसने अपना दुखी चेहरा संभाला और बात मानने वाले अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, जुंक्सी जो भी कहे। रोहन खुराना उसे पैनल के पास ले आया। सिया शर्मा ने देखा कि वह शांत लग रहा है और उसने डरते हुए कहा, जुंक्सी, मेरी बहन ने अभी मेरी माँ के बारे में बुरा भला कहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। अगर तुमने उसे पहले अपनी बहन नहीं कहा तो वह तुम्हारी माँ के बारे में क्यों बात करेगी? याओ याओ, यह एंटरटेनमेंट शकल है। तुम जो भी शब्द बोलोगी उसे पहले तुम्हारे दिमाग से गुजरना होगा। सिया शर्मा कांप उठी और सोचने लगी, रोहन खुराना शिकायत कर रहा था कि वह बेवकूफ है। हालांकि वह आमतौर पर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहता था, लेकिन वह एंटरटेनमेंट शकल में अपने शामिल होने के बारे में साफ साफ बता रहा था। सिया शर्मा को नहीं पता था कि उसने ज्यादा सोच लिया है। उसे नहीं पता था कि उसने रिया शर्मा को बहन कहने का इरादा समझ लिया है या नहीं। अगर उसने समझ लिया होता तो यह उसकी मासूम और दयालु इमेज के बिल्कुल खिलाफ होता जो उसने उसके सामने दिखाई थी। उसे उस पर शक होता। जुंक्सी, यह मेरी गलती है। गुस्सा मत हो। जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गई, इसीलिए मैंने उसे कॉल किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरी माँ को इसमें घसीटेगी। सिया शर्मा ने समझाया और रोहन खुराना की आस्तीन खींचते हुए पूछा। वह बिगड़ैल होने का नाटक करते हुए मासूम लग रही थी। रोहन खुराना नर्म दिल का था। उसने उसके कंधे को गले लगाया और उसे दिलासा दिया, तुम अभी अभी एंटरटेनमेंट शकल में आए हो। तुम्हें किसी भी चीज के बारे में ज्यादा नहीं पता। रिया शर्मा 3 साल से इस गेम में है। वह चालाक है और तुम नुकसान में हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होना चाहता था, लेकिन यह एक सेंसिटिव लेकिन अजीब मामला है। अगर कोई समझाने की कोशिश करेगा तो यह और भी बुरा होगा। जवाब न देना ही बेहतर है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें बस एक बढ़िया शो करना है और बाकी मैं देख लूंगा। सिया शर्मा खुशी से झूम उठी। उसे न केवल उस पर विश्वास था, बल्कि उसने उससे वादा भी किया था। ठीक है जुंक्सी, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। सिया शर्मा की तारीफ भरी और भरोसा भरी आंखों को देखते हुए रोहन खुराना ने उसके बाल सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों का कोना उसकी खूबसूरत पीठ को देखे बिना नहीं रह सका। तभी दरवाजे पर फिर से हलचल हुई। मिस्टर गुलशन वहां थे। रोहन खुराना ने ठंडी मुस्कान दी। उसने बहुत पहले सुना था कि हुआई के सीईओ रिया शर्मा में दिलचस्पी रखते हैं। वह सोच रहा था कि क्या उनके पास कुछ है। वह सच में देखना चाहेगा। चैप्टर 37 आम्रपाली की नकल करना। चैप्टर 37 आम्रपाली की नकल करना। रिया शर्मा को लगा कि जब उसने मिस्टर गुलशन को देखा तो वह बदकिस्मत थी। सम्राट एंटरटेनमेंट और गैलेक्सी एंटरटेनमेंट 2 सबसे बड़े प्लेयर थे। सम्राट एंटरटेनमेंट अपनी काबिलियत के लिए मशहूर था, जबकि गैलेक्सी एंटरटेनमेंट ने लीगल और इल्लीगल दोनों तरीके अपनाए। उनके बहुत अच्छे कनेक्शन थे। इसी बारे में बात करते हुए उसे यह अजीब लगा कि मिस्टर गुलशन ने उसे उस दिन होटल के कमरे से भागने के बाद परेशान नहीं किया। वह कुछ दिनों तक शांति से रही, लेकिन आखिरकार वह फिर से मिस्टर गुलशन से टकरा गई। रिया शर्मा सीधी खड़ी हो गई और मिस्टर गुलशन को सीधे देखा। अगर वह कोई एक्शन लेते तो वह उसी तरह रिएक्ट करती। जैसे ही रिया शर्मा ने अजीब अंदाजा लगाया, मिस्टर गुलशन उसके सामने आए और कहा, हेलो निंग। मिस्टर गुलशन ने अचानक उसका स्वागत किया। उसने हाथ हिलाया और उसके साथ काफी दोस्ताना बर्ताव किया। यह अजीब है।
रिया शर्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाला इंसान वह बिगड़ेल इंसान था। उसने अपना शौक दबाया और हल्की सी मुस्कुराई, हेलो हु आई CEO। गुड गुड गुड। तुम ड्रीम गर्ल की कास्टिंग में शामिल होने आई थी। ऑल द बेस्ट। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। रिया शर्मा के रोंगटे खड़े हो गए। क्या इससे उसका वहम टूट जाएगा? उसे लगा कि मिस्टर गुलशन उससे डरते हैं। अब वह उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। यह अजीब है। क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे वह अनजान थी? टी सिटी में मिस्टर गुलशन रोहन खुराना के बराबर थे। क्या कोई ऐसा था जिससे वह डरते थे? रोहन खुराना ने देखा और वह परेशान हो गया। वह जानता था कि मिस्टर गुलशन ने एक बार कहा था कि वह रिया शर्मा को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए एंटरटेनमेंट सर्कल में रिया शर्मा को 3 साल तक बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मिस्टर गुलशन रिया शर्मा का इतने अच्छे से स्वागत क्यों कर रहे थे? क्या वह मिस्टर गुलशन के साथ सोई थी? जवाब पक्का है। हे। रिया शर्मा ने मिस्टर गुलशन से अपनी नजरें हटाईं और उसे महसूस हुआ कि कोई आंखें उसे जला रही हैं। उसने बगल में देखा तो पाया कि रोहन खुराना उसे गुस्से से घूर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसमें कुछ छेद कर देना चाहता हो। रिया शर्मा को यह बहुत मजेदार लगा। उसे फिर से लग रहा है कि सिया शर्मा के लिए स्थिति अनुचित है। उसके आसपास ये सब पागल लोग क्यों थे? फीमेल लीड रोल के लिए कास्टिंग शुरू हुई। पैनल पर रोहन खुराना, मिस्टर गुलशन और स्टेज से 3 अन्य डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। कास्टिंग के लिए आई लड़कियों को जोड़ियों में बांटा गया था। उन्हें एक हरे बॉक्स से नोट्स निकालने थे। नोट्स पर मशहूर ऐतिहासिक लोग या फिल्मों के क्लासिक रोल थे। लड़कियों को उसी के अनुसार कपड़े बदलने और अपने प्रॉप्स चुनने थे और फिर 10 मिनट तक परफॉर्म करना था। कुछ राउंड के बाद रिया शर्मा और सिया शर्मा एक ग्रुप में थीं। उन दोनों ने नोट्स बनाए। रिया शर्मा ने उसे खोला और आम्रपाली देखा। क्रू ने लाउडस्पीकर से रिजल्ट अनाउंस किया। सिया शर्मा पद्मिनी यू स्टेट की एक सुंदरी थी। पूजा रिया शर्मा के पीछे गई और धीरे से बोली, रिया शर्मा, ये बहुत अजीब है। मैंने किसी को हरे बॉक्स में तोड़फोड़ करते देखा। पद्मिनी एक लड़की है जो सिल्क के कपड़े धोती है। ये सिया शर्मा के मासूम लुक पर सूट करता है। उसके लिए यह बहुत आसान है। और तुम इतिहास में सबसे बदनाम चुलबुली रखेल हो। वे साफ तौर पर तुम्हें धमका रहे हैं। रिया शर्मा के पीछे लोग मजाक कर रहे थे, वह आम्रपाली है। तुम्हें क्या लगता है कि वह बेडरूम सीन कर पाएगी? इतिहास में सम्राट आम्रपाली और झाओ हेडे के बिस्तर पर मर गए थे। अगर उसमें सच में हिम्मत है तो उसे बेडरूम सीन करके दिखाना चाहिए। हाँ, जियाओ झाओ गुस्से में पैर पटक रही थी। रिया शर्मा ने प्रॉप्स को देखा, फिर उसने पूजा की आस्तीन खींची और क्रिस्टल पाम डिश की ओर इशारा किया। रिया शर्मा, क्या तुम सीरियस हो? पूजा को ये यकीन नहीं हुआ। चैप्टर 38 पीतल की थालियों पर डांस। चैप्टर 38 पीतल की थालियों पर डांस। रिया शर्मा ने शांति से सिर हिलाया। सिया शर्मा ने सबसे पहले परफॉर्म किया। उसने अपना बुना हुआ स्वेटर उतारा और एक सफेद मिंट कोट पहन लिया। उसने अपने घुंघराले बालों को 2 चोटियों में बांधा और उन्हें अपने सिर के पीछे कर लिया। उसने अपना हथेली जितना चेहरा कॉलर के नीचे छिपा लिया और एक बूढ़ी औरत की तरह उदासी का भाव था। हॉल में हल्की बर्फ गिर रही थी। सिया शर्मा ने बांस का डंडा पकड़ा और ऐसा एक्टिंग किया जैसे वह किसी नाव पर हो। वह पद्मिनी की आखिरी किस्मत की एक्टिंग कर रही थी, जहां वह फैमिली के साथ ताइहू झील में बोटिंग कर रही थी। उसे पूरे समय एक भी लाइन नहीं बोलनी पड़ी। जैसा कि पूजा ने पहले कहा था, उसका मासूम और प्यारा स्वभाव पद्मिनी के कैरेक्टर के हिसाब से था। उसकी मुस्कान कड़ाके की सर्दी में वसंत की हवा की तरह थी। सबसे अच्छी तब लगती थी जब वह कुछ भी नहीं कहती थी। किसी ने कट चिल्लाया और जोरदार तालियां बजीं। रिया शर्मा ने देखा कि रोहन खुराना सिया शर्मा को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि कुछ अमेरिकियों ने सिया शर्मा की तरफ सिर हिलाया। सिया शर्मा स्टेज से उतरी और चेंजिंग रूम में आ गईं। रिया शर्मा को देखकर वह कामयाबी से खुश हो गईं। बहन, मेरा काम हो गया। क्या आपकी आम्रपाली तैयार है? रिया शर्मा ने अपना हरा कोट उतारा और लापरवाही से एक लाल रिबन पकड़ लिया। उन्होंने सिया शर्मा के सामने क्रिस्टल पाम डिश उठाए और कहा, मैंने ही इसे बनाया है। सिया शर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। रोहन खुराना ने देखा कि पूजा ने हॉल के बीच में 5 क्रिस्टल पाम डिश रखी है और वह तुरंत समझ गए कि रिया शर्मा क्या परफॉर्म करने वाली हैं। आम्रपाली के बारे में सबसे मशहूर कहानी उनका डांस था। जब वह डांस करती थी तो बहुत हल्की लगती थी और जब वह क्रिस्टल पाम डिश पर डांस करती थी तो परी जैसी लगती थी। रिया शर्मा, वह जब कोई इसके बारे में सोचता है तो ये बहुत अजीब नहीं लगता।
नंबर 1 सोशलाइट। रिया शर्मा न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि वह म्यूजिक, शतरंज, कैलीग्राफी, पेंटिंग और डांसिंग में भी अच्छी थी। वह स्मार्ट थी। वह जानती थी कि एक लड़की को क्या पता होना चाहिए और क्या नहीं। जैसे रोहन खुराना हैरान था, वैसे ही उसके बगल में खड़े कुछ अमेरिकन हैरान रह गए और रिया शर्मा को अपने जूते उतारते और क्रिस्टल पाम डिश पर खड़ी होते हुए देखा। उसने अभी भी अपनी सफ़ेद शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी, लेकिन उसने अपनी शर्ट का कोना अपनी हाई वेस्ट जीन्स में डाल लिया था। वह पीछे की ओर झुकी और उसकी पतली कमर एक कोमल विलो की टहनी की तरह थी। इतनी लचीली। लाल रिबन हवा में नाचने लगा और उसका सुंदर शरीर इतनी तेजी से घूम रहा था। क्रिस्टल पाम डिश उसके मूवमेंट के साथ चमक रही थी। सब हैरान थे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है कि आम्रपाली क्रिस्टल पाम डिश पर नाचती है। जब कोई आम इंसान क्रिस्टल पाम डिश पर नाचता है, तो वह न सिर्फ हंसेगा बल्कि गिर भी जाएगा। उन्हें लगा कि यह सच में सिर्फ एक कहानी है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रिया शर्मा उस दिन इतना खूबसूरत और जबरदस्त डांस कर पाएगी। अमेरिकन ये नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, जबकि रोहन खुराना धीरे धीरे 5 क्रिस्टल पाम डिश पर डांस करने में डूबा रहा। उसने अपना चेहरा रिबन से ढक लिया था, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसमें गहरा लगाव था। लेकिन वह जल्दी ही असलियत में वापस आ गया। अचानक उसके सीने में गुस्सा भर गया। उसे एहसास हुआ कि रिया शर्मा उसे देखकर मुस्कुराई नहीं। वह उसके बगल में खड़े बाकी 4 आदमियों को देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका इससे क्या मतलब है? मिस्टर गुलशन को लगा कि खुशी बहुत देर से आए। रिया शर्मा की खूबसूरत आंखें अक्सर उसी पर टिक जाती थीं। ये कुतिया, जितना ज्यादा वह उसे देखती, वह उतना ही सख्त होता जाता। हालांकि वह देखना बंद नहीं कर पा रहा था। वह जानता था कि उस पल उसकी नज़र कितनी लालची और डरावनी थी। उसने अपनी जांघ पर चुटकी काटी और एक ईमानदार आदमी जैसा दिखने की कोशिश की। शायद किसी और को पता न हो, ये सब इसलिए था क्योंकि सिर्फ वही देख सकता था कि तीसरी मंजिल पर लॉबी में रेलिंग के पास सूट पहने कुछ बिजनेस एलीट लोग खड़े थे। सबसे आगे सर लू थे, जिनसे वह कुछ बार मिल चुका था। चैप्टर 39 सर लू को जलन हो रही है। चैप्टर 39 सर लू को जलन हो रही है। सर लू के हाथ में एक डॉक्यूमेंट था और दूसरा हाथ उन्होंने अपनी जेब में डाल रखा था। उनका चेहरा तराशा हुआ और सुंदर था। उन्होंने नीचे देखा और रिया शर्मा को देखा। उनमें सरलू की औरत पर लालच करने की हिम्मत नहीं थी। रिया शर्मा को डांस करते करते पसीना आ रहा था। उन्हें बचपन से ही डांस करना पसंद था, खासकर बैले। जब वह 14 साल की थी तो वह बिना रुके 10 मिनट तक पिरोएट कर सकती थी। उन्होंने एक बार आम्रपाली के क्रिस्टल पाम डिश पर डांस करने की कहानी सुनी और उन्होंने इसे ट्राई किया। उनके पास काम करने के लिए नाजुक पैर थे। डांस में अपने बैकग्राउंड के साथ वह क्रिस्टल पाम डिश पर आराम से घूम सकती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इस परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करेगी। असल में आम्रपाली का डांस बस एक कहानी थी। किसी ने इसे कभी सच में नहीं देखा था, इसलिए रिया शर्मा ने बैले को ट्रेडिशनल डांस के साथ इस तरह मिलाया कि एक अनोखा असर पैदा हुआ। रिया शर्मा अपने मन में समय गिनते हुए डांस करती थी। जब सही समय आया तो उसने एक परफेक्ट एंडिंग के लिए अपना दाहिना पैर क्रिस्टल पाम डिश पर रखने का प्लान बनाया। लेकिन उसे अपने टखने में तेज दर्द महसूस हुआ और उसका पैर मुड़ गया। रिया शर्मा ने मन ही मन खुद को डांटा, देखो, तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं की है और तुम खुद को शर्मिंदा करने वाली हो। अचानक हुए इस बदलाव ने सबकी सांसें रोक दी। लेकिन रिया शर्मा घबराए नहीं। जब वह गिरने वाली थी तो उसने सोचा कि वह लेट जाए और एक कर्टेन कॉल ले ले। जब वह एक शानदार पोज में गिरी तो लाल रिबन फड़फड़ाया। लेकिन आखिर में वह जमीन पर नहीं गिरी क्योंकि रोहन खुराना, जो उसके सबसे करीब था, ने अपने मस्कुलर हाथ बढ़ाकर उसकी मुलायम कमर पकड़ ली। उसने ताकत लगाए और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी हल्की औरतों जैसी खुशबू उसके नथुनों में भर गई और यह साफ था कि उसने अभी अभी एक्सरसाइज की थी। जैसे ही वह उसकी बाहों में गिरी, रोहन खुराना को एहसास हुआ कि उसका शरीर कितना गर्म था। रिया शर्मा का चेहरा पसीने से ऐसे ढका हुआ था जैसे उससे ढकी फूल की पंखुड़ी। उसने देखा कि उसने उसे पकड़ लिया था, इसलिए उसने एक आलसी मुस्कान बिखेरी और एक इश्कबाजी भरे लहजे में कहा, धन्यवाद सीईओ। रोहन खुराना अकड़ गए। फिर किसी ने डायरेक्टर बोर्ड को थप्पड़ मार दिया। उसका 10 मिनट का प्रदर्शन निर्दोष रूप से समाप्त हो गया। सिया शर्मा को पहले मिली जोरदार तालियों के विपरीत लॉबी में सन्नाटा था। रिया शर्मा ने जू जिंक्सी की छाती को धक्का दिया और वास्तविकता में वापस आने से पहले बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी हो गई। एकदम सही, अमेरिकी व्यक्ति था जिसने रिया शर्मा को अंगूठा दिखाया।
रिया शर्मा ने पैनल को धन्यवाद दिया और ड्रेसिंग रूम में चली गईं। उन्होंने कुछ कदम उठाए और सिया शर्मा के बगल में रुक गईं जबकि सभी देख रहे थे। मेरी प्यारी बहन, मेरा प्रदर्शन खत्म हो गया है। पहले सीईओ जू को धन्यवाद। अगर वह नहीं होते तो मैं गिर जाती। सिया शर्मा इतनी नाराज थी कि वह कुछ भी नहीं कह सकी। वह शुरू से ही दिखावा कर रही थी, लेकिन वह एक बेवकूफ़ आदमी की तरह उसके खेल में शामिल हो गया। उसे इधर उधर घुमाया गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? रिया शर्मा के शानदार परफॉर्मेंस के मुकाबले बाद की परफॉर्मेंस तो बसाम थी। रोहन खुराना का परेशान चेहरा देखकर बाद में कास्टिंग में शामिल होने वाली लड़कियां सच में डर गईं। तीसरी मंजिल से अर्जुन सिंघानिया ने रिया शर्मा को ड्रेसिंग रूम में गायब होते देखा। वह मुड़ा और उसका अरमानी सूट हवा में एक चाप बना रहा था। मीटिंग। उसके पीछे लोगों का ग्रुप कंफ्यूज था। मीटिंग पहले ही 10 मिनट लेट हो चुकी थी, लेकिन सर लू ने किसी लड़की का डांस देखने में ज्यादा समय बिताया। तो उसे देखने दो, आखिर वह बॉस है। हालांकि जब उसने कहा मीटिंग, तो ऐसा लगा कि वह गुस्से में था। वरुण अर्जुन सिंघानिया के पास गया और ताना मारा, जलन हो रही है ना? अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, चुप रहो। वरुण ने हाथ उठाया और हार मान ली, लेकिन उसे यह काफी एंटरटेनिंग लगा। उसे जलन हो रही है और वह ये बात मानता भी है। कोई उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है। एक अनपढ़ आदमी बिना किसी रोमांटिक अनुभव वाले आदमी से बेहतर है। रिया शर्मा वॉशरूम गई और कॉरिडोर में सिया शर्मा से मिली। बहन, तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? मुझे पता है कि मेरी गलती है और तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती, लेकिन तुमने पहले ही जुनक्सी से अपनी सगाई तोड़ दी है और वह अब मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम अभी उसके इतने करीब कैसे हो सकती हो? अध्याय 40। मैं सुंदर रहूंगी जब तक तुम सब ईर्ष्या करते रहोगे। अध्याय 40। मैं सुंदर रहूंगी जब तक तुम सब ईर्ष्या करते रहोगे। रिया शर्मा ने सिया शर्मा की फटकार पर उपहास किया। सिया शर्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? जब वह मेरा मंगेतर हुआ करता था, क्या तुम्हें तब बुरा नहीं लगा जब तुम अमेरिका में मेरी पीठ पीछे प्यार से लिपट रही थी? रिया शर्मा सिया शर्मा के सामने गई और धीमी आवाज में बोली, इसके अलावा क्या तुमने अभी नहीं देखा? ये वही था जिसने मुझे कमर से पकड़कर अपनी गोद में खींच लिया। क्या करूं? पुरुष हमेशा उन चीजों के लिए ललचाते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलेंगी। उसे मुझे गिरते देखना पसंद नहीं था। सिया शर्मा ने उसकी मुट्ठी भींची और उसका मुखौटा फाड़ दिया। उसने रिया शर्मा को घूरा और थूका, तुम्हें लगा कि तुम जीत गई? तुम आम्रपाली की भूमिका कैसे भी निभाओ, क्या तुम सबकी आंखों में ईर्ष्या नहीं देख सकती? तुम्हें अच्छा फीडबैक नहीं मिला और तुम सबकी दुश्मन बन गई हो। हे, रिया शर्मा ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सिया शर्मा, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम उन लोगों में से हो जो मुझसे जलते हैं? सिया शर्मा चुप रही। देखो, पिछले 20 सालों से मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट किया। तुमने मेरे मंगेतर को छीन लिया और आखिर में तुम मुझसे जल रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मैं तुम्हारी दुश्मन बन गई। यह मेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी थी। तुम सब छोटी सोच वाले हो और यह मान नहीं सकते कि दूसरे बेहतर करते हैं। साथ ही तुम सब इस बात से जलते हो कि मेरा चेहरा तुम सबसे ज्यादा सुंदर है। सिया शर्मा ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसने कभी नहीं सोचा था कि रिया शर्मा इतनी सीधी सादी होगी। मैं अच्छी दिखने वाली हूँ क्योंकि मेरा ये सुंदर चेहरा है, इसलिए मुझे इससे पैसे कमाने हैं। जाओ और कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। अगर तुम कर सकती हो तो मेरी तरह बन जाओ, अगर नहीं तो मैं सुंदर रहूंगी जबकि तुम सब जलते रहोगे। रिया शर्मा की बात दमदार और जोशीली थी। ये सुनने में बिल्कुल सीधा और स्पष्ट लग रहा था। सिया शर्मा की आंखें लाल हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका गंभीर चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने कमजोरी से सिर हिलाया। बहन, मैं यह आपके भले के लिए कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा दुश्मन बना लें। रिया शर्मा नाराज हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिया शर्मा की आंखों में देखा। क्यों? क्या जुनक्सी आया? वह मेरे पीछे है। उनके पीछे खड़ा रोहन खुराना रुक गया। रिया शर्मा मुड़ी नहीं बल्कि कहती रही, जब वह यहाँ है तो मुझे थोड़ा उनका मजाक उड़ाने दो। मुझे चुनने से लेकर आपको चुनने तक उनके स्तर बहुत गिर गए हैं। कमजोर और दयनीय भूमिका निभाने के अलावा आप और क्या जानती हैं? बांस के डंडे के सहारे उदास और मूडी होकर पद्मिनी की भूमिका निभाना कोई भी सुंदर लड़की कर सकती है। जब वो तुमसे शादी कर रहा है, उसके बच्चे पैदा करने और बिस्तर में उसकी बात मानने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? एक अच्छी पत्नी बनो। रिया शर्मा ने जीभ चटकाते हुए सिर हिलाया। वो तुम्हें बहुत ज्यादा समझता था। सिया शर्मा, पहली बार उसे लगा कि उसने जो मासूमियत वाली इमेज बनाई थी, उसने उसे नीचे खींच लिया।
वो रिया शर्मा पर झपटने और उसके होंठ फाड़ने के लिए मरी जा रही थी। रिया शर्मा का मुंह बहुत रूखा था। सिया शर्मा रोई और रिया शर्मा के पास से गुजरी। वो लड़खड़ाते हुए रोहन खुराना के गले लग गई और सिसकियों से उसका गला भर आया। जंक्सी, मेरी बहन ने मेरे साथ गलत किया। हर कोई आगे बढ़ सकता है। मैं तुम्हारे लिए और मजबूत बनूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रिया शर्मा मुड़ी और रोहन खुराना ने उन्हें देखा और सिया शर्मा के कंधे पर थपथपाया। मुझे पता है, रो मत, पहले घर जाओ। उसका मतलब था कि वह रुककर रिया शर्मा से बात करेगा। सिया शर्मा ने पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उससे डर था कि वह उसे परेशान कर देगी। रिया शर्मा को डांस करते देखने के बाद वो गुमसुम हो गया। हाँ, किस आदमी को खूबसूरत औरतें पसंद नहीं होती। साथ ही वह एक बहुत खूबसूरत औरत थी। वह जानती थी कि रोहन खुराना अपने माता पिता का बेटा था और वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जू परिवार के बनाए बिजनेस को बहुत महत्व देता था। वह अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित था और उसकी माँ एक प्रभावशाली व्यक्ति थी, लेकिन उन्हें उसका बैकग्राउंड पसंद नहीं था। क्या रिया शर्मा ने जो पहले कहा उससे उसके दिल में सुई चुभ गई। ठीक है जुंक्सी, मैं पहले निकलूंगी। अपनी बहन से अच्छे से बात करो।